बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और कुछ हम लोग ऐसी बातें होती हैं आम रूटीन में जिनको हम लोग बॉदर नहीं कर रहे होते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को हम मजाक समझ लेते हैं। हम कहते हैं हमने तो ऐसी बात की थी, कोई बात नहीं, या किसी से कमिटमेंट कर लेते हैं और हम उसको पूरा नहीं करते। ये तमाम छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, इसको हम अगर हम देखें, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये वादा खिलाफ़ी हम लोग कर रहे होते हैं और वादा खिलाफ़ी करना बहुत बड़ा गुनाह भी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, हम अभी जिक्र कर रहे थे, आपस में जब बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि शायद हमारे लिए उतनी मैटर ही नहीं कर रही होती हैं। हमने तो एक बात फ्लो में कर दी होती है और फिर हमें वो याद भी नहीं रहती है शायद, लेकिन अगले पर उसका गहरा असर पड़ता है और अगला उसी तरह से हमारी पर्सनैलिटी को भी परसीव कर रहा होता है, सोच रहा होता है। फिर जब हम वो चीज़ पूरी नहीं करते, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे आके तकाजा कर देते हैं, आपसे बात कर लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि भाई आपने मुझे ये कहा था मगर ऐसा हुआ नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो दिल में रखते हैं इस बात को और वो मुरव्वतन आपसे ये बात नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उस वजह से फ़र्क क्या पड़ता है? वो जो मुरव्वतन आपसे नहीं कर रहे होते वो समझते हैं शायद ये शख्स है ही ऐसा, हालांकि पर्सनैलिटी ऐसी है, शायद आपको तो पता भी नहीं है, वो बात याद भी नहीं है। इसलिए बड़ा सोच समझ के हमें कोई बात करनी चाहिए, कोई दावा करना चाहिए, किसी से कोई वादा करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे हम लोग अगर आम रूटीन में भी देखें ना कि हम कहते हैं कि जी हाँ फ़लाँ दिन रख लें, हफ्ते का दिन रख लें, इतवार का दिन रख लें, हम सारे जी गैदरिंग कर लेंगे या कुछ ऐसे वैसे हम लोग चीज़ें करते हैं। दोस्तों में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एंड टाइम पे आके जो है वो कहते हैं जी हम बीमार हो गए हैं, कोई मसला हो गया इसलिए हम नहीं आ सकते। इस किस्म की जो छोटी छोटी चीज़ें हम बड़ा लाइट लेके चलते हैं। इसीलिए मुस्कुरा रहा था कि जैसे ही इकरा ने बात किया, हमारे कई ऐसे दोस्त होंगे, आप लोगों के भी होंगे, आपकी सहेलियाँ होंगी, दोस्त होंगे, जैसे हमारे भी दोस्त हैं जो 2-2, 3-3 साल से हम हर हफ्ते मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम हर हफ्ते क्या 3 साल, 2 साल, 1 साल में मिल ही नहीं पा रहे होते। क्यों? क्योंकि विलिंग शायद दोनों साइड से नहीं होती है, या एक साइड तो कम से कम नहीं होती है। अक्सर एक और चीज़ भी होती है इकरा, वो मैं बात मुझे याद आ रही थी कि कोई लोग होंगे आपको ना 1 साल बाद फ़ोन करेंगे, उनको आपसे ना कोई काम होगा और फ़ोन करके कहेंगे जनाब आप तो हमें भूल गए हैं, आप तो हमें याद ही नहीं करते हैं, बड़े आदमी हैं, फलाना है, ये है, वो है। जो 1 साल बाद आपको खुद फ़ोन कर रहा है शख्स, वो ये नहीं सोच रहा कि भाई मैंने तो 1 साल में रब्ता नहीं किया, कॉल की है या कोई मैंने बात। अब बंदा ये सोच रहा होता है पता नहीं इसका मैं एहसान कैसे उतारूंगा जिसने 1 साल बाद मुझे कॉल कर दिया। एहसान इसी सूरत में होता है ना कि अगला बंदे का जो काम होता है वो आप काम फिर कर दें, वो एहसान उतर जाता है। नहीं, अगर अगला कह दे कि भाई आपने भी तो 1 साल बाद कॉल किया, आपको भी तो मैं याद नहीं आया, तो फिर ऐसे। खैर, हमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें, छोटी छोटी बातें जिनका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए और घरों में इन बातों का ख्याल बहुत इसलिए भी रखना चाहिए कि बच्चे फिर इन चीज़ों से सीख रहे होते हैं, तो फिर बच्चे भी अपनी ज़िंदगियों में वही चीज़ें। बिल्कुल, डेली रूटीन की ये चीज़ें जो कि प्रैक्टिस अगर हम हिस्सा बना लें और वादा खिलाफ़ी ना करें तो छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग फिर जब बच्चे देखते हैं अपने बड़ों को तो फिर वो सीखते हैं और फिर वो बड़े होकर ऐसे वादा खिलाफ़ी नहीं करते। एक और छोटी सी चीज़, इसी फिर हम टॉप स्टोरीज के जाने बढ़ेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि बाहर बेल होती है तो अंदर बच्चा आता है और आके अपने वालिद से पूछता है, तो वालिद कह देते हैं कि कह दो कि अब्बू घर नहीं है, बाबा घर नहीं है, या सो रहे हैं, या कोई भी नमाज पढ़ रहे हैं, या कोई भी बहाना लगा देते हैं। बच्चा वैसे ही जाके बाहर कह देता है, लेकिन बाबा वो कर नहीं रहे होते हैं, वालिद साहब या अबू वो काम कर नहीं रहे होते हैं और बच्चे को झूठ बोलने का कहा जाता है और इस चीज़ को माइंड ही नहीं किया जाता हमारे घरों के अंदर। अच्छा, इजी लिया जाता है ये चीज़ को, हालांकि ये इतना गलत है और ये कि बच्चों के माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है, उनको भी ये लगता है कि ये चीज़ बड़ी आसान सी है। जब बच्चा भी बाहर झूठ बोल रहा होता है ना, वापस आता है तो अब्बा पूछते हैं कि तुम बाहर क्या कर रहे थे, तो वो कहता है कि जी कि बाहर तो ये मसला हो गया था, या मैं तो पता नहीं क्या कोई बड़ा अच्छा काम करने के लिए गया था और वो गया कुछ और करने के लिए। स्कूल कॉलेज कहते हैं हम तो नोट्स लेने गए थे या कोई काम करने गए, तो ये क्या वो स्टडी होती थी आपस में जो दोस्त मिलके करते थे, कंबाइंड स्टडी करने के लिए हुए थे। तो खैर, ये छोटी छोटी चीज़ों का बच्चों पे भी बड़ा असर पड़ता है और बच्चे वही सीखते हैं, फिर वही वापसी में पेरेंट्स को भी मिल रहा होता है, पेरेंट्स को भी फिर वो वैसे ही चूना लगा रहे होते हैं, वैसे ही वो उनके साथ धोखा दही कर रहे होते हैं, गलत बयानी कर रहे होते हैं। तो
अपनी ज़िंदगी की चंद एक छोटी छोटी चीज़ों को बदलने की हमें ज़रूरत है। अब हम कोरोना वायरस की सबसे पहले बात करेंगे। कोरोना के वार बढ़ते चले जा रहे हैं। आलमी वबा की चौथी लहर के दौरान केसेस और अमवात बढ़ने का सिलसिला जारी है। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 25,000 से अब मजमूई तौर पर तजावुज़ कर गई हैं और महकमा सेहत कराची ने अब एक अच्छा इकदाम उठाया और गदागरों की वैक्सीनेशन का फैसला ये बड़ा अच्छा फैसला किया गया और डायरेक्टर सेहत कराची ने तमाम DHOs को हिदायत की है कि वो अपने अपने इलाकों में कोरोना मोबाइल वैक्सीनेशन के जरिए गदागरों की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाए। उन्होंने ये हिदायत भी की है कि गदागरों की वैक्सीनेशन के लिए सिंगल डोज वैक्सीन मुख्तस की जाए। अच्छा, ये बात एक तरफ तो बहुत अच्छी है कि ये सोचा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं गदागरी ड्राइव चलाई जा रही होती है कि गदागरी को हमने ख़त्म भी करना है, लेकिन अब मामला ये देख लें कि हम ये रियासती तौर पर या हुकूमती सतह के पर जो है हम ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि हम गदागरी को ख़त्म नहीं कर सके, लेकिन चलें मौजूद हैं गदागर तो उनको वैक्सीनेट कर दिया जाना चाहिए, लेकिन उस मामले पर भी सोचना चाहिए जिसके एंटी हम कुछ ड्राइव्स चला रहे होते हैं। और सिंध ने अक़लीती बरादरी की इबादत गाहों में भी वैक्सीनेशन ड्राइव का फैसला किया। इस सिलसिले में हिंदू, पारसी, मसीही और दीगर बरादरियों की इबादत गाहों में वैक्सीनेशन की जाएगी। बिल्कुल। दूसरी जानिब अगर बात करें निजी स्कूल्स मालिकान की, तो उनका जो एहतजाज है, उन्होंने एहतजाज किया, जिसके बाद सिंध सरकार ने अब तालीमी इदारे खोलने पर रजामंदी का इजहार किया और वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का कहना है कि ऐसे स्कूल्स को 30 अगस्त तक खोलने की इजाज़त होगी, मतलब वहाँ से 30 अगस्त से ऑनवर्ड वो खोल सकेंगे। और वही ये स्कूल होंगे सिर्फ जिनके 100% अमले ने वैक्सीन लगवा ली होगी। अच्छा, एक बेहतर खबर ये भी है कि पाकिस्तान और भारत अब ओमान समेत 18 ममालिक से कोरोना की वजह से शहरियों की आमद पर आयद जो पाबंदी है वो ख़त्म हो गई है और ये ट्रैवल कर सकेंगे। अब ये सारी चीज़ें हैं। फिर कुछ लोगों की ये शिकायत भी आ रही हैं कि हमें सेकंड डोज का मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। शायद उनकी नज़र से वो ट्वीट नहीं गुजरी, वो बयान नहीं गुजरा कि अब आपको मैसेज की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाके वैक्सीनेट करवा सकते हैं। हम बात करेंगे सारी सूरत हाल पर। पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि सेकंड डोज का मैसेज नहीं आ रहा है, उनके लिए वैसे बता दीजिएगा एक बार फिर से, क्योंकि आप बारहा उस पर बात कर चुकी हैं, एक दफ़ा फिर वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो साइनोवैक है, जिन्होंने पहली डोज लगवाई थी, दूसरी डोज उनको अक्सर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नहीं मिल रही है। देखिए जी, इस वक्त साइनोवैक की मजीद कंसाइनमेंट्स भी पाकिस्तान पहुंच चुकी हुई हैं और मैं नहीं समझती कि साइनोवैक की किसी भी किस्म की शॉर्टेज है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ सेंटर्स के ऊपर जहाँ पर ज़्यादा रश हो जाता है, ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो वहाँ वक्ती तौर पे कोई शॉर्टेज हो जाती है, मगर फिर उसको दूसरे सेंटर से रीलोकेट कर दिया जाता है। मगर हर प्रोविंस में, हर शहर में इसका स्टॉक मौजूद है। और दूसरी बात ये कि सेकेंड डोज के लिए आपने खुद बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि अब आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका 4 हफ्ते गुजर जाते हैं, 6 हफ्ते गुजर जाते हैं, तो आप किसी भी सेंटर में वॉक इन करें, आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। सिर्फ आपको अपना ID कार्ड नंबर बताना है, उससे वो फ़ौरन आपको ट्रेस करके आपको सेकेंड वैक्सीनेशन आपकी लग जाएगी। अच्छा डॉक्टर नौशीन, ये इस बारे में बता दीजिएगा कि जो अफराद बैरून मुल्क जाने के लिए मतलब ख्वाहिश रखते हैं, वो ट्रैवल करना चाहते हैं, उन अफराद के लिए मगरबी ममालिक की वैक्सीनेशन का मुनासिब जो है बंदोबस्त भी है मुल्क में? देखिए जी, जो USA के लिए जिन्होंने ट्रेवल करना है उनको तो कोई इशू नहीं है। USA जो है वो हर किस्म की वैक्सीन को एक्सेप्ट कर रहा है। कुछ यूरोपियन ममालिक हैं और UK हैं जो कि स्पेसिफिक, और सऊदी अरेबिया जो कि स्पेसिफिक वैक्सीन जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट रख रहे हैं। तो उनके साथ अब दो सूरत हाल है। एक तो ये कि जिन लोगों ने वैक्सीन ऑलरेडी नहीं लगवाई है तो उनके लिए हुकूमत ने प्रोविजन दे दी है कि वो ये वाली रिक्वायर्ड वैक्सीन जो हैं वो लगा सकते हैं। किसी भी जो मेन इनके मैस वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, सिर्फ उनको अपना वो ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स दिखाने, अपना वीज़ा दिखाना है, या जो वर्क परमिट वगैरह उनके पास है या स्टूडेंट वीज़ा है वो दिखाएंगे तो उनको लग जाएंगे। इशू उनके लिए आ रहा है जो ऑलरेडी वो वैक्सीन लगवा चुके हुए हैं, चाइनीज़ वैक्सीन जो कि वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके लिए इस वक्त NCOC जो है वो स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि बूस्टर डोज जो है, एक थर्ड जो एक्सेप्टेबल वैक्सीन है उसकी लग जाए। उसके लिए नादरा का डाटा भी, वो फॉर्म भी एक डेवलप हो रहा है जिसमें एक थर्ड खाना होगा बूस्टर डोज का। अभी तक तो वो सर्टिफिकेट पे 2 खाने हैं, तीसरे खाने वाला फॉर्म भी डेवलप हो रहा है और इसके ऊपर गौर हो रहा है कि तीसरी बूस्टर डोज उन लोगों के लिए जिन्होंने इन स्पेसिफिक कंट्रीज में ट्रैवल करने वो अलाउ की जाए। डॉक्टर साहब, मॉडर्ना वैक्सीन जनरल पब्लिक को लगानी शुरू कर दी गई थी, मौजूदा सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान के पास मॉडर्ना वैक्सीन मौजूद है?
जी, पाकिस्तान के पास हर किस्म की इस वक्त वैक्सीन जो है वो मौजूद है, और अभी आप जिस सिंगल डोज की बात कर रहे थे वो पाकिस्तान के अंदर ही बन रही है। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है, NIH के अंदर कॉन्सेंट्रेट जो है वो चाइना से आ रहा है, और वो उसकी मैन्युफैक्चर जो पैकेजिंग फिलिंग है उस इंडिविजुअल डोजेस की वो पाकिस्तान में बन रही है। तो इसलिए ये इस वक्त जो मोबाइल सेंटर्स की आप बात कर रहे थे, इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में जितनी वैक्सीनेशन हो रही है उसमें से 30% के करीब वैक्सीनेशन मोबाइल सेंटर्स मोबाइल वैन्स के थ्रू हो रही है। तो इसलिए, और वो सिंगल डोज इस्तेमाल की जा रही है, तो ये काफ़ी एक इफेक्टिव हमारा सिस्टम है, जिसके ज़रिए जिस तरह आपने देखा है कि 11 लाख से ऊपर डेली भी वैक्सीनेशंस हो रही हैं। ये इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी बढ़ाई जाएंगी, मगर इस वक्त ज़रूरत ये है कि हम अपनी 7 से 8 करोड़ आबादी को जो है वो हम जल्द अज जल्द वैक्सीन कर लें, ताकि फिर हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लें और इसके फैलाव को रोक सकें। अच्छा डॉक्टर नौशीन, इस बारे में बता दीजिएगा बरतानिया के हवाले से कि पाकिस्तान को अब तक रेड लिस्ट में रखा हुआ है, क्यों नहीं रेड लिस्ट से बाहर निकाला गया पाकिस्तान को? क्या उनसे कोरोना का सरकारी डेटा अभी तक शेयर नहीं किया गया है? जी डॉक्टर साहब, आप सवाल सुन पाएंगे? आप इंग्लैंड की UK की पॉलिसी का पूछ रही हैं? जी। जी बिल्कुल, UK की पॉलिसी पे आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी तक रेड लिस्ट से नहीं निकाला गया। जी देखिए, वो पूरा इसका जो हमारा कोरोना का डेटा है, चूँकि आप देखिए दुनिया ने इस वक्त अप्रिशिएट किया है हमारी पॉलिसीज़ को, पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया है, इंटरनेशनली हमारी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट किया गया है। तो ये तमाम जो हमारा डेटा है, जो स्टेप्स हम ले रहे हैं, जिस तरीके से एयरपोर्ट्स पे इतना विजिलेंटली जो है वो टेस्ट भी हो रहे हैं, तो वो उनके साथ शेयर किया जा रहा है और उनसे बातचीत जारी है। हमें उम्मीद है कि जल्दी हम उन्हें कन्विंस कर पाएंगे कि वो हमें रेड लिस्ट से निकाल। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थी और UK के हवाले से भी बात हुई और दीगर जो मसाइल हैं उस हवाले से भी आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है। शहर लाहौर की अगर हम बात करें तो कोरोना के वार तो यहाँ पर जारी हैं और आवाम की बेहतियाती की वजह से ये ख़तरनाक मरज़ बेकाबू भी होता जा रहा है और हालात को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए अब कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मुतहर्रिक हो चुके हैं। बिल्कुल, उन्होंने वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद को पाबंदियों की जंजीरों में जकड़ने की अब तैयारी कर ली और वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद जो हैं 30 अगस्त के बाद बाज़ार हों, होटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हों, वहाँ पर अब दाखिल नहीं हो सकेंगे। और ये अहम फैसला जो है कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया था। उन्होंने ट्वीट भी की थी और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी हो गए थे कि अब किधर चलें, कहाँ पर कौन सी वैक्सीन लग रही है, क्या नहीं हो रहा। चलें, सख्ती थोड़ी सी की है तो लोग थोड़े से मुतहर्रिक होना शुरू हुए। तुमसे कुछ लोगों ने रब्ता तो यकीनन किया होगा कि अच्छा मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन हाँ, लोग बार बार पूछ रहे थे कि कौन कौन से सेंटर्स हैं, कहाँ पे जाया जा सकता है, कौन सी वैक्सीन लगवाएं। तो मैंने कहा जी 30 अगस्त से पहले अब जो मर्जी आपको वैक्सीन अवेलेबल हो ना वो लगवा ले जाके, हर जगह अब आपको जल्दी ही पड़ गई। अच्छी बात है कि इस तरह से एक फैसले के बाद थोड़ा सा हमने देखा है कि लोग जो नहीं लगवा रहे थे वो थोड़ा सा अब सोच रहे हैं इसके ऊपर लगवा, अलर्ट हो गए हैं। और इजलास में फैसला ये किया गया है कि कोरोना वैक्सीन के बगैर मुसाफिरों को सफरी सहूलियात नहीं मिलेंगी मुकर्रर तारीख के बाद, और मार्केट्स में बगैर कोरोना वैक्सीन अफराद का दाखिला बंद करने के लिए बैनर्स आवेज़ा किए जाएंगे और वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद जो है उनको बैंक से सर्विसेज भी नहीं मिलेंगी। अच्छा। ना ही आपके ATM कार्ड चलेंगे, जो आपके लिए परेशानी है ना, ये परेशानी ये ATM कार्ड्स वाली है। बहुत सारे लोगों को मसला ये था कि ATM कार्ड्स अगर नहीं चलेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, तो इसीलिए लोग जो है सोच रहे हैं कि वो वैक्सीन जल्दी से जल्दी अपने आप को आके लगवा लेते हैं। ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि हम तो ये इतने दिन हैं हमारे पास, रोज़ाना 50-50 हज़ार रुपया निकलवाएंगे, भाई फिर ख़त्म हो जाएंगे। आप लोग ये मत सोचे जाके खुद को वैक्सीनेट करवाएं। अच्छा, कमिश्नर लाहौर ने 18 साल से ज़ायद उम्र जो तलबा तालिबात हैं उनके लिए कॉलेजेस में वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का भी फैसला किया। अच्छा, ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये इसीलिए की गई हैं क्योंकि आप लोग एहतियात नहीं कर रहे थे, आप लोग SOPs का ख्याल नहीं कर रहे थे, तो फिर ये जो सख्त फैसले हैं वो किए गए हैं कमिश्नर लाहौर की जानिब से। हम उनसे बात करते हैं। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मोहम्मद उस्मान साहब, वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद पर अब कौन कौन सी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और अमल दरामद कैसे मुमकिन बनाया जाएगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो वहाँ मसला आ जाता है। जी देखिए, ये कड़वा फैसला है, मुश्किल फैसला है। इसको ऑब्वियसली इसको इम्प्लीमेंट करने का जो हमने इरादा किया वो इस वजह से किया क्योंकि हमारे वैक्सीनेशन के जो नंबर्स हैं वो जिस हिसाब से ऊपर जाने चाहिए उस हिसाब से ऊपर नहीं जा रहे। जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा कि वो कौन कौन से
वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर ये एक्शन लिए जाएंगे। तो देखें, हमारे पास इंटरनेशनल मुश्किल से ये बात सामने आई है कि दुनिया में जहाँ भी ये बीमारी फैली है वो ट्रैवलर्स की वजह से या मूवमेंट की वजह से फैली है। तो सबसे पहले तो हम टारगेट करेंगे उन पर्टिकुलर जगहों पे जहाँ से मूवमेंट या ओरिजिनेट होती है या वहाँ पे कम्युनिकेट करती है। मिसाल के तौर पर हमारे बस स्टैंड्स हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, मिसाल के तौर पर हमारे जो होटल्स हैं या हमारी मार्केट्स हैं, इन जगहों पे हम टारगेट करेंगे। और बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है, सर्विस डिनाई की जाएगी उन लोगों को जो जिनकी वैक्सीनेशन नहीं होगी, और वैक्सीनेशन जो है वो अगर आपने की भी हो तो बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है, हम 1166 पे अपना आईडी कार्ड नंबर भेज के वैक्सीनेशन की डिटेल्स जो है वहाँ से वो बआसानी हासिल कर सकते हैं। कमिश्नर साहब, लेकिन मामला ये है कि मार्केट में लोग जा रहे होंगे, पेट्रोल पंप पर जा रहे होंगे, खिलाफ वर्जी अगर कोई मार्केट में ताजर कर रहा है या पेट्रोल पंप वाले कर रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? हमारा जो कोरोना का ऑर्डिनेंस है उसके अंदर जो सज़ाएं हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। उस ऑर्डिनेंस को इस्तेमाल करते हुए जितने भी हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं इसके हवाले से हम जो है वो एक्शंस करेंगे। जिस तरह पहले मार्केट्स की सीलिंग हुई, जगहों की सीलिंग हुई, उस तरह से सीलिंग्स भी हो सकती हैं और FIRs भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ वायलेशन या ग्रेविटी ऑफ द वायलेशन के ऊपर कि उसमें कदम क्या एक्शन लेते हैं। ये भी बता दीजिएगा, क्या वैक्सीनेशन साबित करने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ही लाजमी है या फिर कोई और सबूत भी दिखाया जा सकता है कि हम जी वैक्सीनेटेड हैं? वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो SMS है वो भेज के भी मालूम किया जा सकता है कि आपकी वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई है। दोनों तरीके मौजूद हैं, लाइव तरीका भी मौजूद है, वेबसाइट खोल के चेक करने वाला अगर आपने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है अपने मोबाइल में वो भी दिखाई जा सकती है। और जिस तरह मैंने बताया आपको कि जो SMS है वो मौके पे चेक करके बता देगा कि आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई है या नहीं करवाई हुई। तो ये 2-3 तरीके अवेलेबल हैं जिससे कि ये सर्टन किया जा सकेगा कि जो शख्स सर्विस लेने के लिए आया है उसने अपनी वैक्सीनेशन करवाई हुई है। कमिश्नर साहब, बिल्कुल जिस तरह से आप फरमा रहे हैं तो पाकिस्तान में हम जानते हैं कि डिजिटल लिटरेसी की बात की जाए तो कम होने से बहुत सारे लोगों को तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट निकलवाने में, उसको डाउनलोड करने में भी मुश्किलात हो रही हैं। तो उनके लिए ये जो मुतबादिल आप बता रहे हैं कि फिर उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर उनसे पूछा जाएगा तो पता लग जाएगा मैसेज के थ्रू या फिर जो भी सिस्टम होगा। देखिए जी, एक तो अगर किसी को वेबसाइट पे जाके निम्स की वेबसाइट पे जाके अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर करके सर्टिफिकेट निकालने में दिक्कत महसूस होती है तो दूसरा सिंपल तरीका जो है वो ये है कि आप अपने किसी भी नादरा के सेंटर पे जाके आप ये जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो निकलवा सकते हैं। बहुत सिंपल तरीक़ेकार है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई लिटरेसी रिलेटेड इशू होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई समझता है कि उसको वेबसाइट एक्सेस करने में मसला है तो वो नादरा के सेंटर पे जाके अपना ये जो है देखें, अगर दुनिया भर में देखें तो लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए, इस तरफ लेके आने के लिए वैक्सीनेशन की तरफ आवाम को डिफरेंट किस्म के डिस्काउंट्स दिए जाते हैं और डिफरेंट उनको फ़वाइद होते हैं। लेकिन हम देखते हैं हमारे यहाँ जो है ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं सज़ा और जज़ा वाला इन चीज़ों को हम लोग ठीक करके चलते हैं? अच्छा, मैं वजाहत करता चलूँ, दुनिया में हर जगह पर ही शायद कैरेट नहीं मिल रही। बहुत सारी जगहों पे दुनिया में अभी स्टिक वाला तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन अमेरिका में भी अब आपको पता चलेगा कि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लगनी शुरू हो गई हैं। देखें जी, इस वक्त पूरी दुनिया को कोविड से बाहर निकलने के लिए बुनियादी तौर पर अपने लोगों को वैक्सीनेट कराना है। पाकिस्तान की भी जो नेशनल एग्जिट स्ट्रेटजी है कोविड से बाहर निकलने की वो यही है कि हम अपने तमाम लोगों को वैक्सीनेट कराएं। और इसके लिए हमें ये स्टिक एंड कैरेट मॉडल जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई हुई है उन लोगों के लिए सहूलत होगी, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई है उन लोगों को ऑब्वियसली डिस्करेज किया जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ना वैक्सीनेशन कराने का कोई इंसेंटिव है, ना वैक्सीनेशन ना कराने की का कोई लोगों को नुकसान है। तो इसलिए ये किसी न किसी स्टेज के ऊपर इम्प्लीमेंट हमें करना पड़ेगा। ये हम सब के बेनिफिट के लिए है, तमाम लोगों के बेनिफिट के लिए, क्योंकि जब तक वायरस सर्कुलेशन में रहेगा वो तमाम लोगों को नुकसान। साहब, ये बता दीजिएगा, ये जो सारी पाबंदियां लगाई जाएंगी ये पार्शली जो वैक्सीनेटेड होंगे उनके ऊपर भी लागू हो रही होंगी? मतलब जिन लोगों ने एक डोज लगवा ली होगी उन पर भी इसका इतलाक होगा, या फिर जो फुली वैक्सीनेटेड होंगे वही सिर्फ इससे फ़ायदा उठा सकेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही होगी? दूसरा ये कि अब जब लोग डोज लगवाने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए निकलेंगे, कराची में हमने देखा था शॉर्टेज हो गई थी, तो यहाँ पर हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है?
देखिए जी, ये जो इस तरह की कन्फ्यूजन्स हैं या इस तरह की मिथ्स हैं या जो लोगों के जहन में कोई इस तरह की बदगुमानी है कि हमारे पास सेकंड डोज अवेलेबल नहीं है, इसको इंशाल्लाह ताला एड्रेस किया जाएगा। एक तो मैं आपको अपफ्रंट बता दूं, एज वी स्पीक इस वक्त पंजाब में बिलखुसूस लाहौर के अंदर किसी किस्म की कोई वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है। जिस वैक्सीन की भी आपको ज़रूरत है वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपने एस्ट्राजेनेका लगवाई है तो हमारे पास उसकी सेकंड डोज है। अगर आपने साइनोफार्म लगवाई है हमारे पास उसकी सेकंड डोज है। हमारे पास इस वक्त तमाम वैक्सीन्स जो हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। तो एक तो मैं ये चाहूँगा कि आपके चैनल के रेफरेंस से लोगों को ये बताया जाए कि किसी किस्म की किसी वैक्सीन की भी कोई शॉर्टेज नहीं है। इन एनी केस अगर आप समझते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, सेंटर वाइज वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की डिटेल्स रोज़ाना की बुनियाद पर कमिश्नर ऑफिस जो है वो रिलीज़ किया करेगा। और ये जो बदगुमानी है ऑब्वियसली जब वो इन्फॉर्मेशन रोज़ाना की बुनियाद पर रिलीज़ होगी तो ये जो लोगों के जहन में इस किस्म का कोई वसवसा है वो भी दूर होगा। हमारे पास अप फ्रंट इस वक्त तमाम वैक्सीन जो हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। फर्स्ट डोज जिन लोगों को लग चुकी है, अगर वो कोई इंक्वायर करना चाहता है हेल्थ डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन पे कॉल कर ले या 1716 कमिश्नर ऑफिस का नंबर है उस पर कॉल करके चेक कर ले। हम आपको उस सेकंड डोज की अवेलेबिलिटी कौन से सेंटर पर है वो आपको बताएंगे ताकि आप उस जगह पे जाके अपनी सेकंड डोज लगवा सकें। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। ले जी, लाहौर वाले तो अब तैयार रहें, लाहौर डिवीजन वाले जो हैं वो अब तैयार रहें और सख्तियाँ जो हैं अब होने जा रही हैं। इसलिए जिन लोगों ने ख़ुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया वो जल्द अज जल्द खुद को वैक्सीनेट करवाएं लाजमी तौर पर। यही हल है। अच्छा, मुझे तो ज़ाती तौर पर यह लगता है कि इस पर सख्ती होगी भी। इम्प्लीमेंटेशन वाली जो बात इकरा कर रही थी ना, वो मुझे लगता है कि पिछली बार भी हमने लाहौर के अंदर कम अज़ कम ये देखा था कि जब सख्तियाँ की गई थी तो ज़िला इंतज़ामिया ने बड़ा बेहतर काम किया था और उस वक्त मास्क पे जब चालान हो रहे थे, जुर्माने हो रहे थे, उस वक्त होना शुरू हो गए थे। तो जल्द अज जल्द ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं, अपनी फैमिली को वैक्सीनेट करवाएं और अब तो आपको वैसे करवाना भी पड़ेगा ख़ास तौर पे। और बाकी फिर इसका जो रिजल्ट आएगा, रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके मुताबिक तो आप लोगों को लगाना ही, अपने आप को वैक्सीनेट करवाना ही पड़ेगा। अच्छा, इसका जो नतीजा आएगा फिर बाकी अजला भी ये सोचेंगे, डिवीजन्स भी ये सोचेंगे कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने यकसा निसाब तालीम के नफाज का ऐलान करके अपनी दरीना ख्वाहिश तो पूरी कर लिया है और अब वो इस पर अमल दरामद के हवाले से मुतहरिक भी हो गए हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने यकसा निसाब तालीम के अमल को सूबाई हुकूमतों के इश्तराक से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की है और ये हिदायत वज़ीर आज़म साहब ने कौमी यकसा निसाब तालीम पर अमल दरामद के हवाले से अपनी ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने वज़ारत तालीम के कौमी निसाब पर अमल दरामद की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया और कहा कि 6ठी ता 12वीं निसाब को साल के आखिर तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने इजलास को निसाब तालीम में शामिल सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से भी तफसीलन ब्रीफ किया था। हाँ, और कहा है कि इस ज़मन में तमाम मकातिब फ़िक्र खुसूसन उलमा कराम से तफसीली मुशावरत कर ली गई है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी नई नस्ल के लिए मशअल राह है और तारीख़ इस्लाम के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से माख़ज़ जो सुनहरे उसूल हैं बच्चों को पढ़ाए और समझाए जाएं। ये बहुत ही अहम मामला है, बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन और खैर की सोच है और हमारे बच्चों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसी पर हम बात करेंगे तमाम तर मामले पर। वफाकी सेक्रेटरी बराए तालीम वजीहा कमर साहब हमारे साथ मौजूद है। वजीहा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये सबसे पहले तो इसी पर बात कर लेते हैं। माशरती मसाइल का बेहतरीन हल अगर हम देखें तो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है, फिर उस पर अमल दरामद में है। यकसा कौमी निसाब में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस जमात को पढ़ाई जाएगी, क्या सोचा जा रहा है और इस हवाले से सिलेबस कैसा तरतीब दिया जाएगा? क्या तमाम हम देखें मतलब कि लिटरेचर के अंदर भी हमें पढ़ाया जाएगा ये सब कुछ? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है कि हमारे जितने भी माशरती मसाइल हैं इस वक्त आप देखें जो हालात हैं उसमें ये जो एक गैप है और जो कहीं कमी रह गई है ना, वो यही हमारी तरबियत के अंदर। हम जो बच्चों को तालीम तो दे रहे हैं लेकिन तरबियत नहीं।
और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, सीरतुन नबी है, उसके अलावा और क्या ऐसी चीज़ है कि जो इस गैप को कवर कर सकती है और जो हमारे जो भी माशरती मसाइल हैं उनका एक हल दे सकती है। हमें कहीं भी वेस्ट की तरफ और किसी और तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए हमारे तमाम मसाइल का जो हल है वो इसी सीरतुन नबी के अंदर, उनके माशरती मसाइल का हमारे जो भी हल है वो उसमें मौजूद है। आप देखें, जो ताल्लुक़ है जहाँ तक कि ये किस जमात को और कैसे पढ़ाई जाएगी, तो इसको हमने अपने करिकुलम का हिस्सा क्लास 1 से बनाया है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सीरतुन नबी इस्लामियात में पढ़ाई जाएगी और उसके अंदर क्लास 1 से लेके 5 तक बहुत बेसिक और जो उनके सीरतुन नबी के जो प्रैक्टिकल उनकी ज़िंदगी के जो पहलू हैं वो, और फिर उसके बाद क्लास 6 ऑनवर्ड्स इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है कि एक हिस्सा वो है जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मदनी ज़िंदगी के माहो साल उस पर मबनी है, और फिर उसके बाद जो अगला हिस्सा है वो उनकी जो अमली ज़िंदगी है उसके जो पहलू हैं उनके ऊपर वो तरतीब दिया गया है। तो अब इसके अंदर जो एक हिस्टोरिकल इस्लाम की जो हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन है, उसको भी पढ़ाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस दफ़ा जो करिकुलम तरतीब दिया गया है उसके अंदर उसका हिस्सा थोड़ा सा कम करके ज़्यादा हिस्सा प्रैक्टिकल सीरतुन नबी और उनकी ज़िंदगी, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो प्रैक्टिकल पहलू हैं, सच्चाई है, अमानत है, दयानत है, हकूकुल इबाद है और बहुत सारे ऐसे पहलू जिनकी इस वक्त हमें ज़रूरत है, वो उनको शामिल किया गया है। ठीक है वजीहा कमर साहबा, एक और मसला यहाँ पर यह भी आ रहा है कि यकसा कौमी निसाब की अगर हम बात करें तो मुल्क भर में लागू करने का भी इसका जो मसला है वो ये है कि अब जबकि आइनी तौर पर तालीम का महकमा सूबाई हुकूमत के पास है, तो क्या ये ज़्यादा मुनासिब नहीं था कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बाद ही मुल्क भर में यकसा कौमी निसाब को जो है नाफिज किया जाता ताकि इस तारीख़ी काविश को ज़्यादा पज़ीराई मिलती? देखिए, जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, जब क्लास 1 to 5 ये करिकुलम बन रहा था, करिकुलम काउंसिल्स हो रहे जब ये बनी, फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो इजलास हुए और जो कॉन्फ्रेंसेस हुई, फिर जो एक्सपर्ट्स बैठे, वो उसमें सिंध पूरी तरह से ऑन बोर्ड था। सिंध के एक्सपर्ट्स उसमें शामिल थे। सिंध में जाके एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी की गई, तो उसमें कहीं पे भी कोई एतराज़ ऐसा जहाँ भी सिंध को आया उसको साथ साथ उसके तहफ़्फ़ुज़ात का अजाला किया गया, उनको दूर किया गया। और फेडरल गवर्नमेंट और बाकी हम सब तो हर तरह से ओपनली तैयार हैं। अब अगर इसके अंदर सिर्फ एक थोड़ा सा एक सियासी एक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका आपके उनको नुकसान होगा इवेंचुअली, क्योंकि जब सारा मुल्क एक तरफ है तो वो आइसोलेशन में ज़ाहिर है वो बच्चे सफ़र करेंगे। और मैं तो यही कहूँगी कि इसके अंदर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे थे भी नहीं। उनको सिंधी लैंग्वेज अगर पढ़ानी है, बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ाएँ, उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो कोई सिंध से मुतल्लिक़ ऐसी शख्सियात उसमें शामिल करना चाहते हैं, सिंध की जो हमारी शख्सियात हैं, जो हमारी जो अकाबरीन है, वो उतने ही हमारे लिए अहम हैं। वो हमारे लिए वैसे ही नेशनल हीरोज़ हैं जो पंजाब के हैं, उसमें भी ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसको मेरा ख्याल है कि उनको दोबारा से देखना चाहिए और ऐसा कोई जब वो पूरे तौर पर हर अमल में शामिल रहे तो अब आकर ऐसे कोई मुनासिब बात नहीं है ये। बिल्कुल ठीक है। वजिया साहिबा, हम सीरतुन नबी के हवाले से बात करेंगे कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निसाब का हिस्सा बनाया जाना, सबको उस पर मुत्तफ़िक करना, ये कोई आसान मरहला नहीं होगा। ये हम सब अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत ही हसास मामला है। ख़ुसूसी तौर पर हम ख़त्म नबूवत के चैप्टर्स के अंदर कुछ कोताहियाँ होती रही हैं। इस चीज़ को कैसे चेक किया जाएगा, कितनी दफ़ा रिव्यू किया जाएगा ताकि जो निसाब जो बुक्स मार्केट में आ रही हों उनमें खुदा न खास्ता कोई गलती, कोई कोताही ना हो? बहुत चेक रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। देखिए, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना, तो वो तो मैं समझती हूँ कि ये तो हमारी खुशकिस्मती है और एक हम इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, तो तमाम लोगों ने इसको तो बहुत खुश आइंद और बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया और इसके अंदर बढ़ चढ़ कर सब ने, तमाम मकातब फ़िक्र ने इसमें हिस्सा लिया और इसकी तो ज़रूरत थी बल्कि, और ये पहले से भी हमेशा से था और अब उसको मज़ीद और शामिल किया गया है, इसको एक बुनियादी हिस्सा बनाया गया है करिकुलम का। तमाम मकातब फ़िक्र से और तमाम सेक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम, इन्होंने इसको जब इसको पढ़ा और इसको देखा तो इसको ना सिर्फ ये कि सराहा बल्कि इसको मोर देन एडिकेट
करार दिया कि इसके अंदर तमाम पहलू, और जैसे ये एक होना चाहिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करिकुलम में शामिल, ये उस तरह से है। और लेकिन इसमें बस ये है कि इसके अंदर जो आप कह रहे हैं कि एहतियात का जो एक अंसर है कि वो ये देखना कि कहीं कोई गलती ना हो जाए हमसे, और उसमें मैं समझती हूँ बदनीयती वाली बात तो कभी नहीं हो सकती ना, कोई उसमें कोई खुदा न खास्ता कोई प्रिंटिंग की गलती, कोई और गलती, कोई ऐसा हो जाए तो उसके ऊपर पूरी एहतियात की जाएगी और उसके अंदर तमाम हम सब उसके अंदर शामिल होंगे। अच्छा वजीहा कमर साहब, जिस तरह से कि ये एक सेंसिटिव इशू है और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये ऐसा पहलू है जिसको बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत होगी, प्रैक्टिकली भी उनको समझाना पड़ेगा, तो टीचर्स की ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उसके लिए क्या किया जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से? देखिए टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए ये एक जब करिकुलम भी बन रहा था तो उसको आइसोलेशन में कंसीव नहीं किया गया कि एक खाली करिकुलम एक बना के हम पकड़ा दें। तो उसके अंदर ऐसे है कि आगा खान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ हमारा जो माहिदा हुआ कि वो हमें टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए और साथ असेसमेंट फ्रेमवर्क वो हमें पूरा एक पैकेज बना के देंगे। तो उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो हैं वो शेयर कर दिए गए हैं और वो इसके ऊपर उन्होंने शुरू कर दिया है काम, टीचर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी गई है। और उसके साथ साथ ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये नहीं है कि एक ट्रेनिंग हो गई और उसके बाद बात ख़त्म। जहाँ तक सीरत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाने का ताल्लुक़ है उसके लिए भी मुख्तलिफ उलमाए कराम जैसे क़िबला यास साहब जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के चेयरपर्सन है, उन्होंने भी हमें जिस तरह से सजेस्ट किया है कि आप इसको उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से जैसे पढ़ाया जाए उसमें वो हमारी मावनत करने के लिए भी तैयार हैं। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि इसको क्लास 6 to 8 जब इस साल तक ये हो जाएगा, करिकुलम का हिस्सा बन जाएगा और फिर किताबें तरतीब दे दी जाएंगी, तो उसके बाद इसको पढ़ाना कैसे है और जब 2022 में नाफिज होगा तो फिर उसके ऊपर भी जायज़ा लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा इक़दाम है और तमाम लोग इसको सराह रहे हैं। ख़ास तौर पे सभी ये चाहते हैं कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बच्चों को पढ़ाई जाए। साथ कुछ ये भी सुना जा रहा था, कुछ बातें सामने आ रही थी कि अरबी ज़ुबान के हवाले से भी कुछ तजावीज़ आई हैं और अरबी ज़ुबान के हवाले से भी कोई फ़ैसला किया जा सकता है फ्यूचर के अंदर, ऐसी भी कोई बात है या अभी फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं किया गया बच्चों को पढ़ाने के हवाले से? जी फ़ैसला नहीं अभी किया गया। एक बिल है असेंबली में आ चुका है और उसके ऊपर देखते हैं, उसके अंदर भी अभी ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सामने आई है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, अभी फ़िलहाल ऐसे नहीं है। अच्छा, फ़िलहाल ऐसे नहीं है। चलें हम ओवरऑल अब बात कर लेते हैं। ये पहलू तो जो बड़ा ही मुस्बत, बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही अच्छा पहलू है, इस पर तो हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम मुकम्मल जो करिकुलम लेके आ रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। अगर हम फ़िनलैंड की बात करें, जनूबी कोरिया की बात करें, उसके तालीमी निज़ाम को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा होता है और अक्सर हम देखते हैं कि जो माहिर तालीम है उसका जिक्र कर रहे होते हैं। जब हमने यकसा कौमी निसाब तरतीब दिया है तो हमने उनको सामने रखा, कुछ उनसे इस्तिफ़ादा करने की भी कोशिश की गई। हाँ, उसके अंदर जहाँ तक फ़िनलैंड का ताल्लुक है वो मैं आपसे कहूँ कि उसके अंदर जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है तो उसका कुछ कंपोनेंट हमने हिस्सा बनाया ज़रूर। कोरिया को अगर देखें, जनूबी कोरिया, तो उसके अंदर ये कि वो ग्रेड्स के ऊपर और उसके अंदर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना कि मेडियोक्रिटी की, तो उसके अंदर जैसे स्ट्रेस और प्रेशर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा, तो वो वाला कोई ऐसा चितना नहीं। लेकिन हमने सिंगापुर के करिकुलम को ज़रूर देखा और उसका भी देखें कि कैसे हमने उसको हिस्सा बनाया अपने करिकुलम का। और जो इंटरनेशनल असेसमेंट के जो जैसे टिम्स है, पिज़्ज़ा, ये इनमें भी सिंगापुर जो है उसको ज़्यादा फोकियत दी जाती है और इसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। इसके अलावा कैम्ब्रिज ने भी हमारा इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का जो करिकुलम है उसको इवेल्युएट किया और उन्होंने जो सजेशंस दी उसको जहाँ तक हो सकता था हमने इनकॉर्पोरेट भी किया। बिल्कुल ठीक है वजीहा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे से आप बात कर रही थी और बड़ा ही बेहतरीन फ़ैसला है और इस पर जब अमल दरामद हो रहा होगा और फिर जब इसके नताइज सामने आ रहे होंगे तो यकीनन वो हम सब के लिए, हमारी नई नस्ल के लिए, अगली नस्ल के लिए बहुत ही बेहतर होंगे, बहुत बेहतर होंगे। खैर हम हमजा आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र सरमाया माउंटेन बाइकर और एडवेंचर एथलीट समर खान ख़तरों की खिलाड़ी की हैसियत से जानी जाती हैं और अपने शानदार कारनामों से पूरी कौम को हमेशा से हैरान करती नजर आई है। लेकिन हाल ही में उन्होंने क्या किया जी, एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया और वो एजाज़ हमजा क्या है?
अच्छा, साइकिल पर दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 बेस कैंप तक वो जा पहुंची हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने भी समर खान की शानदार कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद तो पेश की थी। समर खान एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हैं, मतलब अगर हम देखें वो इससे पहले भी गिलगित बल्तिस्तान में हम बात करें 4500 मीटर बुलंदी पर वाक़ कराकरम के पहाड़ी सिलसिले में वो ब्याफो ग्लेशियर है, वहाँ पर साइकिलिंग करने वाली दुनिया की पहली खातून बनी थी और बड़ी ही दलेर हैं। अगर हम समर की वीडियोज़ भी देखें तो बड़ा एक अच्छा लगता है, बड़ी एक सेन वॉइस भी हमें नज़र आ रही होती है। वो सिर्फ साइकिलिस्ट नहीं है, अगर हम उनको साइकिलिस्ट तक महदूद भी नहीं करेंगे। खैर, समर हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो बड़ा मुश्किल और कठिन काम था ये जो आपने किया है, कितना कठिन था, कितना मुश्किल था और कितनी आसानी से आपने कर लिया, क्योंकि आपसे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं आपने आसानी से किया होगा। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। और K2 बेस कैंप वाकई एक बहुत ज़्यादा मुश्किल ट्रैक था। हालांकि मैंने पहले ब्याफो किया हुआ था और किलिमंजारो पे भी साइकिल किया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टफ था इन टर्म्स ऑफ स्टेजेस, डिस्टेंस, ट्रैक, वेदर कंडीशंस। बहुत सारे ऐसे जगहों पे दरिया क्रॉस करने पड़े या क्रेविसेस, खाइयाँ क्रॉस करनी पड़ी, और कहीं कहीं जगह तो ऐसी थी जहाँ बिल्कुल ज़मीन पे नहीं होती और आपने बिल्कुल पहाड़ पकड़ पकड़ के क्रॉस करना होता है। तो साइकिल के साथ बहुत चैलेंजिंग हो गया था क्योंकि हर जगह साइकिलिंग पॉसिबल नहीं थी। तो टुकड़ों टुकड़ों में साइकिलिंग की जहाँ जहाँ पॉसिबल था, और सबसे लंबी राइड्स मुझे गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर्स पे मिली तकरीबन 5000 मीटर्स पे। लेकिन हाइट विद टाइम आपका डेली एनर्जी भी ड्रॉप होती है और बदलते मौसम के साथ आपको एडजस्ट भी करना होता है, तो इट वाज अ वेरी टफ एक्सपीरियंस। समर, वाकई में ये वैसे बहुत ही टफ है। मैं तो आपकी जो वीडियोस चल रही हैं ना, मैं वो देख रही हूँ, मैं उनमें गुम हो गई हूँ कि ये कितना मुश्किल है कि आप इस तरह के ग्लेशियर्स के ऊपर साइकिलिंग कर रही हैं, इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे पहले कौन कौन से आप जो है ऐसे ख़तरनाक जो चैलेंजेस हैं वो कर चुकी हैं? मैंने स्टार्ट किया था माउंटेन बाइकिंग का पहला एक्सपीरियंस मेरा था ब्याफो पे, हिस्पर वाली साइड पे। तकरीबन 4500 मीटर्स तक मैं पहुंची थी और इस बार मैं 500 मीटर्स आगे गई हूँ, तकरीबन 5000 मीटर्स तक मैं पहुंची हूँ। और किलिमंजारो जो ईस्ट अफ्रीका में मैंने रूफ ऑफ अफ्रीका पे साइकिलिंग की थी, वो भी अपने ही आप में एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पूरा पहाड़ क्लाइंब करके फिर ऊपर चोटी से डाउन हिल साइकिलिंग, तो इट वाज आल्सो टफ। लेकिन K2 वाला मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा पिछले सारे एक्सपीरियंसेस से। और फिर मैं सोच रही थी अगर ट्रैक इतना मुश्किल है तो वो इसका क्लाइंब कितना टफ होगा। अच्छा, आपको टाइम कितना लग गया, ज़रा हमें अपने सफ़र के आगाज़ से बताएं कि वक्त कितना लग गया और उसके इख्तिताम पे। वैसे आपकी पहले तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई, अभी भी खैर हम तो बहुत सराह रहे हैं इसको। फिर एक कल ट्वीट भी हमें सामने आती हुई नज़र आती है, GB से वज़ीर सियाहत है, आपको वो कैसी लगी ये भी हमें बताइएगा। दो चीज़ें इसमें, एक तो ये कि माउंटेन स्पोर्ट्स या स्नोबोर्डिंग, जो भी मेरे स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स, वो फर्स्ट वर्ल्ड के स्पोर्ट्स है, तो एक डेवलपिंग कंट्री के लोगों के लिए समझना वाकई बहुत चैलेंजिंग है। उस कंट्री में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, माउंटेन बाइकिंग पार्क्स नहीं है, लोकल साइकिलिंग ब्रांड्स नहीं है, और ऐसे एथलीट्स नहीं है, लोकल हीरोज़ जिनको देखा जा सके माउंटेन बाइकिंग के लिए, ऐसे कोचेज़ या ऐसा लाइफस्टाइल नहीं है। ये अंग्रेज़ों का लाइफस्टाइल या अंग्रेज़ों का स्पोर्ट्स है। तो जब मैं वो करती हूँ, यहाँ पे कोई लोकल बॉडी या फेडरेशन वगैरह भी नहीं है, तो मुझसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो बहुत इररेलेवेंट होती हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है मेरी फील्ड से। उसमें से पर्सनल जेलसी और ग्रजेस भी निकलते हैं। कुछ लोग समझते हैं मैं सिर्फ पिक्चर्स वगैरह लेती हूँ या मैंने कोई साइकिलिंग नहीं की। तो 2-3 सालों से 4 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। और जो GB मिनिस्टर की ट्वीट भी है वो भी मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि वो बहुत एक बाइस्ड ट्वीट है। मेरी ख्वाहिश ये होती कि अगर वो मुझसे डायरेक्टली अप्रोच करते या उनकी जो भी सवाल जवाब या कंसर्न्स थे वो मुझसे पूछते और मैं उन्हें टेक्निकली आंसर करती और दोनों तरफ की बात सुन के एक स्टेटमेंट दी जाती। लेकिन इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे इतनी ना बाइस्ड ओपिनियन, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। अच्छा, वैसे जिस तरह से समर आप थोड़े डिसअपॉइंट भी हुई हैं, लेकिन हम उनसे भी रब्ता करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये किन बुनियादों पर ये फ़ैसला लिया है। लेकिन हम हमें यहाँ पे ये बता दें कि आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। क्या आपने सोचा है कि माउंट एवरेस्ट को भी ऐसे ही सर करना है? नहीं, क्योंकि मेरी स्पोर्ट्स ही माउंटेन बाइकिंग है और माउंटेन बाइकिंग हमेशा मुझे माउंटेन्स पे ही लेके जाएगी ऑब्वियसली। तो जितने भी इंटरनेशनल लैंडमार्क्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, आई वुड लव टू बी द पार्ट ऑफ देम, ताकि मैं और एज एन एथलीट इंप्रूव कर सकूँ, मजीद अचीव करूँ।
और इंटरनेशनली भी, बियॉन्ड बॉर्डर्स भी मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ एडवेंचर स्पोर्ट्स में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा समर, आप डिसअपॉइंट भी थी, आपका बयान भी सामने आया था, उसमें भी आप थोड़ी सी नाराज़ भी नज़र आ रही थी। यकीनन इंसान नाराज़ भी हो जाता है, नाला भी होता है, इंसान को गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन हम कभी भी नहीं चाहेंगे बहैसियत पाकिस्तानी के समर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ना कर रही हूँ। तो वो जो एक गुस्सा था उसके ऊपर थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा। अभी तो आपने माशाल्लाह कह दिया कि पाकिस्तान को आप बियॉन्ड बॉर्डर्स भी जो है रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। मसला ये है कि अगर आप जनरल पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो तो अपने टेक्निकल स्पोर्ट्स को एक्सप्लेन करना किसी के लिए भी मसला नहीं होता, लेकिन अगर वो क्रिटिसिज्म बदल जाए अब्यूज़ में, लाइफ थ्रेट्स में, या आपकी फैमिली को थ्रेट्स दिए जाएं जस्ट बिकॉज कि मैं एक जगह पे जाके साइकिलिंग कर रही हूँ, तो वो फिर आपकी बर्दाश्त से बाहर होता है। और जब आपको 10-15 दिनों से प्रोवोक किया जा रहा है और फिर आप जब ऑब्वियसली हर बंदा इंसान है, हर बंदे की इमोशंस है और वो रिस्पांस देता है, तो उस रिस्पांस को कैसे गलत रंग दे के उसको पब्लिसाइज किया गया या उसको लीक किया गया, विच इज़ वेरी अगेंस्ट एक गैर इखलाकी हरकत है किसी की प्राइवेट मैसेज को ऐसे लीक करना, वो भी आफ्टर प्रोवोकिंग अ पर्सन, उसको उस लेवल तक पुश करना और फिर उसे ये उम्मीद करना कि वो हमारी रिस्पेक्ट करेगी, ये बहुत गलत चीज़ है। तो खैर उस पर्सनल ऑडियो को जो गलत रंग दिया गया, मैंने उसको कंडेम भी किया, एक पब्लिक अपॉलॉजी भी दी अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई टू रीच आउट दैट पर्सन और मैं चाहूँगी कि उसको इसकी सज़ा मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका समर। आप हमारे प्रोग्राम का सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी। जो ट्वीट का हम जिक्र कर रहे थे, आज के बाद कोई भी नहीं जा सकेगा वहाँ पर K2 बेस कैंप तक माउंटेन बाइक्स पर या फिर साइकिल्स के ऊपर, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सयाहत गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर अली खान साहब। राजा नासिर अली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये फ़ैसला किन बुनियादों पर किया गया और क्या समर की वजह से ये फ़ैसला किया गया? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, ये एक्चुअली नई समर की वजह से ही नहीं बल्कि ये एक गलत इफेक्ट पड़ रहा था। ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग इशू था। हमारे यहाँ के लोकल माउंटेनर्स और इंटरनेशनल माउंटेनरिंग जो हमारे एडवेंचर टूरिज्म है, यहाँ पे काफ़ी उनकी तरफ से कंप्लेंट्स आते रहे हैं, क्योंकि ये जो K2 की जो समिट है एक्चुअली यहाँ पे ट्रैकिंग और उसकी बुनियाद पे होते हैं। यहाँ पे मोटर बाइक्स और अगर ये टर्न अगर शुरू हो जाएं तो वहाँ पे पोल्यूशंस, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज और माउंटेन बाइक्स और इस तरह की जो है ना, ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तो यहाँ पे काफ़ी अरसे पहले हमें एप्लीकेशंस आए हुए थे इंटरनेशनल माउंटेनरिंग की तरफ से भी, और स्पेनिश थे एक मौजी, उसने भी एक एप्लीकेशन हमें सबमिट की हुई है, और कैनेडियन एक हमारे माउंटेनर है बहुत ही फेमस मार्कोलो, उसने भी हमें काफ़ी पिछले साल उन्होंने कहा था कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से K2 के ऊपर और बेस कैंप के ऊपर स्पेशली इस तरह से गलत इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, आपने अपने ट्वीट में भी ये बात की ना कि माउंटेन इकोलॉजी को खतरात है इससे, तो किस किस्म के खतरात हैं, ये जरा बता दीजिएगा। देखिए, एक तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप बाइक पे जा सकें और मोटर बाइक पे जा सकें। इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि हम खुद बेस कैंप तक गए, हमें पता है कि बहुत सारे जगहों पे आपको उठा के लेके जाना पड़ता है। टोटली इट इज़ बिल्कुल ये इम्पॉसिबल है कि आप उसको ड्राइव करके ले जा सकें। तो इसकी वजह से वो जब वो समिट का कोई मान ही नहीं रहता है। जब आप किसी के लिए ऊपर चढ़ा के लेके जाएंगे या कारवेज को आप क्रॉस करते हैं किसी के हेल्प के साथ, तो ये माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है इसमें। दूसरी बात ये है कि जब कोई मेहमान आते हैं तो हम वेलकम करते हैं बाकायदा। हमारे इलाके के लोग बहुत ही खुश अखलाक हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे इतना टूरिज्म का फ्लो रहा, काफ़ी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इवन कि मस्जिदों से, बारगाहों से लोग, हमारे मौलवियों ने कहा कि अगर टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, अगर उनके लिए रेजिडेंशियल इशू है तो अपने घरों में ठहराए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप कोई भी किसी टूरिस्ट के साथ कोई बदतमीजी नहीं, आज नहीं, बिल्कुल ये ना हो इंशाल्लाह। लेकिन अब यहाँ पे आके इतना हम इसको अप्रिशिएट कर रहा था, चले एक खातून है तो हमने बिल्कुल, मैं खुद फाइट कर रहा था। हमारे लोकल यहाँ की जो जी बाटू ने मेरे साथ यहाँ पे काफ़ी इश्यूज किया था कि मतलब आपने क्यों अलाउ किया समर को कि आप साइकिल पे K2 के ऊपर जाएं, क्योंकि यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी पिछली दफ़ा मार्च में, उसमें ये टोटली हमने जो है ना डिसाइड किया था कि कोई भी मोटर और साइकिल के थ्रू वहाँ पे मोटर कोई इस तरह के एडवेंचर हम ना रखें, क्योंकि वहाँ पे इस तरह से कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि अगर आप थ्रू आउट बेस कैंप तक अगर ड्राइव करके जा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन वो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल।
क्योंकि दूसरों की हेल्प पे अगर आप हैं तो वो समिट का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहता है कि आपने वो समिट। अच्छा, सलीना ख्वाजा एक छोटी बच्ची है जो 12 साल की, उसने स्मार्टिक जो हमारे एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, मानसरा से बिलोंग करती है, उसकी बड़ी विश थी कि वो जाके सबमिट करें 8000, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जगहों पे वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसको भी कुछ लोगों ने कैरी किया, जिसकी वजह से वहाँ पे जो क्लाइंबर्स थे उन्होंने हमें यहाँ पे आके शिकायत की कि मतलब इस तरह से जो है ना माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग और इस तरह से जो सबमिट करने जा रहे हैं, ये जो मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ इस तरह की चीज़ें आप ना कराएं, फिर हमें मजबूरन उसको रास्ते से फिर वापस बुलाना पड़ा। अच्छा, तो ये जो खातून है हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं। इससे पहले भी लोग आए, गुलशन तारिक आई है, जीबी के मुख्तलिफ जगहों पे वो गई है, लेकिन इस तरह से कभी भी जहाँ पे बाइक अगर वहाँ पे इजीली रीचेबल नहीं है तो आपको उठा के ले जाने की कोई मकसद ही नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि उसके साथ साथ यहाँ पे आने के बाद यहाँ के लोगों के साथ एक रवैया अपना इख्तियार करें। आप हमारे गेस्ट हैं, हम आपके अप्रिशिएट करते हैं, हम आपके रिस्पेक्ट करते हैं, इवन कि हमने बाकायदा इनके साथ कोऑपरेट भी की है और FCNA ने हमें स्पेशली इनके बारे में बताया था। मैंने खुद कहा था कि अगर ये आ जाते हैं तो हमारे मेहमान हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन इट इज ऑन बेस कैंप बाईसाइकिल, मैंने उस वक्त भी कहा था। ठीक है राजा नासिर अली खान साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे आप सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, हीटेड आर्गूमेंट्स भी नहीं होने चाहिए, ऐसी गुफ्तगू भी नहीं होनी चाहिए, और समर भी उसके ऊपर यही कह रही हैं कि उन्होंने वैसे तो माफ़ी भी मांगी थी, जो सामने भी आ गई थी उसके ऊपर। खैर, ये फैसला कर लिया गया, जो फैसला कर लिया गया कि बेस कैंप पे अब आप माउंटेन बाइकिंग या साइकिल के तहत आप ऊपर नहीं जा सकते, उसको बेस कैंप तक नहीं जा सकेंगे, ये फैसला कर लिया गया है। और राजा नासिर हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सबसे पहले बात करेंगे वतन अजीज़ पर अपनी कीमती जानें निछावर करने वाले पुलिस शहदा की, जो कौम के हीरो हैं। कौम इन अजीम हीरोज़ की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करती है, मगर पुलिस शहदा के अहल खाना की देखभाल और उनका ख्याल रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। रावलपिंडी पुलिस ने इसी ज़मन में ऐसा अमल किया है कि जिसकी तारीफ़ ना करना ज़्यादती होगी। इंस्पेक्टर मियाँ इमरान अब्बास की शहादत के बाद उनके बच्चों के स्कूल का पहला दिन यादगार बना दिया और बच्चों को CPO SN यूनुस की क़यादत में VVIP प्रोटोकॉल में स्कूल भी भेजा गया। अच्छा, शहीद के बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए ट्रैफिक, डॉल्फिन और एलीट फोर्स के स्क्वाड भी हमरा थे, और स्कूल प्रिंसिपल, असातिज़ा और तलबा ने शहीद के बच्चों का इस्तकबाल किया, उनको गुलदस्ते भी पेश किए। बच्चों के वालिद इंस्पेक्टर इमरान अब्बास और दादा सब इंस्पेक्टर मियाँ मोहम्मद अब्बास दोनों ने ही मुल्क और कौम के लिए जान की जो है वो कुर्बानी दी थी, और इस ख़ानदान की जो अजीम कुर्बानी है वो नाकाबिल फरामोश है। इसीलिए CPO मोहम्मद एहसन यूनुस का यही कहना है कि शहीद के बच्चों की बेहतरीन तालीम के लिए तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे, और हम हर घड़ी हर मौके पर शहदा की फैमिलीज़ के साथ खड़े हैं। और बड़ी वैसे दुखी और बड़ी गमज़दा करने वाली ये चीज़ें हैं, ये फुटेजेस हैं जो आप देख रहे हैं। लेकिन वालिद जो हैं, हम शहीद की जब बात कर रहे हैं इमरान की, उनके वालिद भी जो हैं वो पुलिस सब इंस्पेक्टर थे, वो शहीद हो गए। फिर उन्होंने ये सोचा कि जी कि मैंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलना है, और फिर उसके बाद वो मतलब क्या हम कहें कि उनका ये फ़ैसला, वो सर्विस में आए, इंस्पेक्टर बने। उनकी एक वीडियो थी जो सामने आई थी, पुलिस की जानिब से ही जारी की गई थी, और उसके बाद जब उनके बेटे से बात की गई उनकी शहादत के बाद, तो वो बच्चा भी यही कह रहा था, मैं भी बाबा की तरह जो है मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूंगा। और ये जज्बा है, अज़्म और ये जज्बा, ये हौसला जो है मतलब बच्चों में उन जो माएँ हैं वो ही पैदा करती हैं, और वो फिर जब देखते हैं अपने बड़ों को तो वो उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं, और मुल्क की खातिर जो है वो अपनी जान कुर्बान करने से किसी भी मतलब ना कीमत पर पीछे नहीं हटते। बिल्कुल ऐसे ही हम बात करेंगे CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस साहब हमारे साथ हैं। CPO साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शहीद इंस्पेक्टर मियाँ इमरान अब्बास के बच्चों को प्रोटोकॉल के साथ स्कूल भेजना, सबसे पहले तो हमें ये बताएं ये फ़ैसला किसका था, किसकी तजवीज़ थी, क्योंकि बड़ा ही बेहतरीन फ़ैसला है ये, और इस तरह शहदा के ख़ानदानों की कितना हौसला अफजाई होती है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पंजाब पुलिस के शोधा की अहमियत को उजागर करने के लिए मुझे ये मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला मौका नहीं है कि हम शहीद के बच्चों को स्कूल छोड़ने गए। मुझे ये शर्फ मुल्तान में भी आज से 3 साल पहले हासिल हुआ था, और
आज इमरान साहब 7 मार्च को इस साल शहीद हुए। उसके बाद ज़ाहिर बात है एक फैमिली ग्रीफ में थी और कोरोना भी था, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में नहीं गए और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते रहे। फेस टू फेस क्लासेस का पहला दिन था और जो शहीद की बेवा है वो भी हमें ये कहा करती थी कि बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं और उनको एक खौफ है। और साथ ही साथ में हम ये भी चाहते थे कि स्कूल में भी पता चले कि ये कितने अहम लोग हैं जिन्होंने जिस खानदान की मुल्क पाकिस्तान के लिए बेशुमार और लाजवाल कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं। इन बच्चों के दादा भी शहीद थे और इनके वालिद भी शहीद हैं। तो ये उसका मकसद था कि ना सिर्फ ये कि हम इन बच्चों को एक एहसास दें स्पेशल होने का, अच्छा होने का, बल्कि इनके स्कूल में भी लोगों को बताएं कि ये बच्चे एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए। सब इस बारे में बताइएगा कि शहीद इंस्पेक्टर मियाँ इमरान अब्बास के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि वो कितने फ़र्जशनास ऑफिसर थे। एक सही बात है, फ़र्जशनास अफसर थे इनकी एक मेरे साथ वो SHO गुजर खान भी रहे हैं यहाँ पर, पहले SHO रेस कोर्स की तैनात हुए हैं। एक जो फोर्स में आपने देखा होगा कि इंटरव्यू पहले भी थे, मैं उनकी फ़र्जशनासी की आज सबसे इंटरेस्टिंग मिसाल है वो तो ये है कि अगर आप उनका लास्ट इंटरव्यू जो उन्होंने दिया था वो सुने कि मेरे वालिद शहीद हुए थे और मैं अपनी शहादत का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यही मेरा ख्याल है एक फिक्र ही फ़र्जशनासी। अच्छा ठीक है, ये भी बताइएगा CPO साहब कि हम पुलिस एहलकारों की बात करें, अफसरान की बात करें, मोराल बुलंद रखने के लिए शोहदा के ख़ानदान का ख्याल रखना किस कदर अहम है। एक तो मोराल बुलंद रखने के लिए, दूसरा ये ज़िम्मेदारी कितनी बड़ी आ जाती है फिर रियासत के ऊपर, और ख़ुद अगर हम देखें तो पुलिस के ऊपर पंजाब पुलिस इस पर कितना ज़ोर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब जनाब इनाम गनी एक बड़ा स्पेशल एम्फेसिस है शोहदा के ख़ानदानों पे। आप देखें कि अभी रिसेंटली हमने तकरीबन 27 शोहदा के ख़ानदान थे जिनको जॉब्स दी हैं सिर्फ रावलपिंडी में। ऑल अक्रॉस पंजाब सही बात है, एक बड़ी फिगर है। मैं चूँकि रावलपिंडी की फिगर सी 10.5 मेरे पास मौजूद है वो बता रहा हूँ। फिर तमाम शहीद को जो अभी प्रेजेंटली एक मुकम्मल शहीद पैकेज है जिसमें उनको उनके रैंक वाइज उनको घर भी खरीद के दिया जाता है, उनको ताहयात यानी जब तक शहीद की उम्र 60 साल नहीं हो जाती उनको रेगुलर पे मिलती है और उस पे में उसी तरह इंक्रीज़ है जैसे वो जिंदा है लोगों की है। और उसके बाद एक बड़ा दिलचस्प फिक्रा है हमारे यहाँ पर कि सर आज शहीद रिटायर हो गया, तो हमारे यहाँ शहीद अल्हम्दुलिल्लाह मरता नहीं, वो उसी तरह ही अपनी 60 साल नौकरी पूरी करता है और उसी तरह ही फिर उसके बाद पेंशन पे चला जाता है। शहीद के बच्चों की वेलफेयर, शहीद के फैमिली की वेलफेयर हम अपनी भरपूर कोशिश करते हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि उनको ईदों पे और तमाम ऐसे त्योहारों पर याद रखा जाए जिस पे जब भी उनको हम उनकी कमी तो नहीं, या मैं एक बड़ी बात कहता हूँ कि हम शहीदों को देना पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको ये एहसास ज़रूर दिला सकते हैं कि वो अकेले नहीं हैं। पंजाब पुलिस का हर अफसर, हर जवान उनके ख़ानदान का हिस्सा है और हम तमाम लोग हम वक्त उनके लिए किसी भी सर्विस के लिए। ज़रा हमें उस बारे में बताइएगा कि जब वो जिस तरह से प्रोटोकॉल बच्चों को दिया गया, बच्चों के क्या जज्बात थे, क्या फीलिंग्स थी, ज़रा वो भी शेयर कीजिएगा। बात यह है कि बच्चों के लिए एक रीअश्योरिंग थी। जाहिर बात है कि हमने उनको एक जेस्चर्स देना था कि वो रावलपिंडी पुलिस के लिए कितने अहम हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि बच्चे इस बात पे खुश थे और इस सारी एफर्ट का मकसद उनकी खुशी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में हमने काफ़ी हद तक। CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और यकीनन जितनी भी उन माओं की तारीफ़ की जाए और उनका शुक्रिया अदा किया जाए कि वो कितनी बड़ी कीमत दे रहे होते हैं इस मुल्क के लिए। जो मतलब शहीद है दिल कितना बड़ा करना बिल्कुल ऐसी है। शहीद का तो जो जज्बा है वो हम सब समझ सकते हैं, लेकिन क्या वो फैमिलीज़ जो बाद में कोशिश करती हैं और फिर माएँ अपने बच्चों को सिखा रही होती हैं कि नहीं आपने भी इस मुल्क की खातिर कुछ बिल्कुल इस चीज़ से पीछे नहीं हटना है, आप लोगों ने भी अपने बाबा के फुट स्टेप्स हैं उन्हीं पर चलना है। तो ये बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहिए उन माओं को, उनको सलाम करना चाहिए कि वो इस तरह ज़बरदस्त किस्म के जो है ना बच्चों में जज्बा पैदा करती हैं, उनके अज़्म जो है वो बुलंद करती हैं। बिल्कुल जी, आगे चलते हैं और 7 इलाकाई ममालिक की अगर हम बात करें तो उनको पाकिस्तान की बरामदात में गुज़श्ता साल के
इसी महीने के मुकाबले में रवा साल, मतलब कि इसी महीने, अब हम जुलाई कह लेते हैं कि जुलाई के अंदर, अगस्त से पहले जुलाई, हाँ, उसके अंदर रवा माली साल के पहले महीने में 20.50% इजाफा देखा गया। और स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक खित्ते के ममालिक में पाकिस्तान की चीन को बरामदात सबसे ज़्यादा रही हैं। अच्छा, जिसके बाद बात की जाए अगर बांग्लादेश की और अफगानिस्तान की, तो उनका नंबर रहा है। और मईशत से ही जुड़ी एक अच्छी खबर ये भी है कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में पाकिस्तान मुस्बत पोजीशन में आ गया है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मई 2020 में पाकिस्तान की पोजीशन -50% थी। अच्छा, अब 59% बेहतरी के साथ पाकिस्तान बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में 9% इजाफा हो चुका है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी ट्वीट में ये कहा है कि ये OICCI के अरकान का पाकिस्तान पर एतमाद है जो -74, मतलब के 74 से मतलब कि 34 पर आ गया। और वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा है कि मई 2020 के मुकाबले में OICCI के एतमाद में 108% इजाफा हुआ है। और इस दौरान बैरूनी सरमायाकारों और कारोबारी अफराद के एतमाद में ड्रामाई इजाफा देखने में आ रहा है। हम ये कितना इजाफा हुआ और वाकई में इन बुनियादों पर इजाफा हुआ है वो जानने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। पाकिस्तान के खित्ते में बढ़ती एक्सपोर्ट्स की वजूहात क्या हैं और इसमें हुकूमत के कौन कौन से इकदाम शामिल हैं? देखिए, बरामदात को जब आप देखते हैं तो एक महीने का नहीं देखा जाता, कम से कम 3 महीने या उससे ज़्यादा। हमारा सूरत हाल ये है कि जो बरामदात पाकिस्तान ने 2011 में की थी, 2021 में उतनी ही रही, बड़ी नहीं है, ये मतलब 10 वर्षों में। लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद से जो गिरी थी वो हमने रिकूप कर लिया है। लेकिन हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि 2011 में हमारी बरामदात जो थी 11 अरब डॉलर थी, मगर रुपी डॉलर पैरिटी 88 रुपीज़ की थी। अभी 154 आ गई है। तो अगर हमारी बरामदात अब भी वही 25 अरब डॉलर हैं तो ये देखना पड़ेगा कि ये मसला क्या है। अभी आपने कुछ पड़ोसी ममालिक की बात की। देखिए, हमारी एक खुदकिस्मती कह लें, इसमें एक हद तक बदकिस्मती भी है कि 2 दुनिया के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े मुल्क वो हमारे पड़ोसी हैं, एक चीन और एक भारत। तो भारत के साथ अगर हम तिजारत करते तो पाकिस्तान को और हिंदुस्तान दोनों को फ़ायदा होता। लेकिन हमारा उस है कि दुश्मनी और तिजारत साथ साथ नहीं चल सकती। तो हालांकि हम समझते हैं कि अगर भारत ये अपनी दुश्मनी छोड़ दे तो हमारी उनके साथ तिजारत बढ़ती, दोनों को फ़ायदा होता। लेकिन अब जहाँ तक मसला चीन का है तो मैं आपको बता दूं कि चीन को हमने जो बरामदात 1 साल में की हैं 2 अरब डॉलर की हैं। लेकिन चीन से जो हमने इंपोर्ट किया है वो 12 अरब डॉलर 1 साल का। इसका मतलब है कि चीन को हम 10 अरब डॉलर सालाना पे कर रहे हैं और पिछले 7 वर्षों में हमने चीन को 70 अरब डॉलर दिया है। तो चीन को मेरे ख्याल से हमें 2 मुहाज पर बात करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि अभी बड़ा अच्छा चल रहा है, जिसके मुझे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, वो है इंडस्ट्रियल जोन्स या टेक्निकल जोन्स का क़याम। अगर चीन सी के थ्रू यहाँ पर ये चीज़ें लाता है, अपनी इंडस्ट्रीज रिलोकेट करता है और हमारे मुल्क की सरमायाकार वहाँ पैसा लगाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए चीन के ताउन से इन इंडस्ट्रियल जोन्स के। तो मेरे अपने ख्याल से हमारी इस वक्त जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो रेमिटेंसेस नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपनी बरामदात, क्योंकि बरामदात से रोज़गार मिलता है, बरामदात से मईशत होती है। एक तो ये अपॉर्चुनिटी। दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान में जो अशरफ गनी की हुकूमत थी और करज़ई की, ये एक तौर से पाकिस्तान दुश्मन थे, लेकिन इसके बावजूद हमारी बरामदात जो थी वहाँ थी। लेकिन अभी 1 हफ्ते में जो रिपोर्ट्स आई हैं वो हमारी बरामदात अचानक बढ़ गई हैं अफ़गानिस्तान को। और अगर तालिबान कार्ड सही खेले तो जाहिर बात है कि हिंदुस्तान से तो नहीं हो सकती है तिजारत उनकी, क्योंकि वो तो वाया काबुल, वाया ईरान होगी, चाबहार से काबुल, और हमारा जो है वो बॉर्डर पे चला जाता है। तो अगर ये हालात ठीक चलते हैं, हमने अभी तक अपने कार्ड सही खेले हैं अफगानिस्तान के, लेकिन मुझे जो चीज़ आ रही है जिसको अभी हमें गौर करना है कि चीन एक ऐसा मुल्क है जिसके पास 3,300 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, जो अमेरिका और यूरोप के 27 मुल्कों से ज़्यादा हैं, कंबाइंड से। और 1,000 अरब डॉलर अलग रखे हैं दुनिया भर में सरमायाकारी के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। लेकिन चीन को एक रियल अपॉर्चुनिटी मिली है जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा। कि अगर अफगानिस्तान के साथ मामला तय पा जाते हैं तो फिर आप ये देखिए वस्त एशियाई रियासतें जो सोवियत यूनियन से टूटी हैं, वो हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ से यूरोप को तजारतें, दोनों मुल्कों को फ़ायदा होने वाला है, बल्कि तीनों का, अफगानिस्तान को भी, हमें भी और चाइना को भी। तो अगर ये हालात ठीक रहे और पाकिस्तान इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने अफगानिस्तान में खाना जंगी नहीं कराई जिसके साथ हैं, और तालिबान ने अपने कार्ड सही तरीके से खेले,
तो एक खित्ते में खुशहाली का दौर आ सकता है जिसमें चीन सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, मगर हम भी होंगे। तो ये सारी चीज़ों के चलना है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और अहम मामला ये है कि जब हम माली साल मतलब गुज़श्ता माली साल की बात कर रहे थे, 20-21 की बात कर रहे थे, तो हमारे आदादोशुमार वैसे नहीं थे। फिर हम बात कर रहे थे क्योंकि कोविड की वजह से ये सारी सूरत हाल है कि हम 19-20 से नीचे आ रहे हैं। अब जब हम 21-22 की बात कर रहे हैं, अभी पहले महीने की ये जो आदादोशुमार आए हैं, उसके अंदर जब हम बात कर रहे हैं पिछले जुलाई के, तो तब तो लॉकडाउन की सूरत हाल थी मुख्तलिफ ममालिक में, पाकिस्तान के अंदर भी। तो उससे भी क्या ये फ़र्क पड़ रहा है कि अब उसके मुकाबले में अगर हम मवाजना करेंगे तो यकीनन आदादोशुमार कुछ तो बेहतर होंगे? नहीं, देखिए मैं आपसे बात कर दूं, मेरा पहले हम ये समझ लें कि हमें अल्लाह ताला ने जो मेरे मुल्क को वसाइल दिए हैं उसके मुताबिक अगर हम अपनी सही पॉलिसियां चंद दिहाई पहले बनाते तो आज हमारी बरामदात होनी चाहिए थी $300 बिलियन, 300 अरब डॉलर, 25 अरब डॉलर नहीं होनी चाहिए थी। तो पहले तो ये समझ लें कि हमारी पोटेंशियलिटी क्या है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो 3 साल गुजरे हैं इसमें हमारी बरामदात में इजाफा हुआ है $2 अरब, लेकिन रेमिटेंसेस में इजाफा हो गया है कोई 9-9.5 अरब डॉलर। इसका मतलब ये हमारा एम्फेसिस जो है रेमिटेंसेस के ऊपर है। अब जो चीज़ आ रही है सामने हुकूमत ने, एक तो मैंने इंडस्ट्रियल जोन्स का बताया, दूसरा ये कि असल है कि IT सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर, इसकी जो टोटल दुनिया में बरामदात है उसका 51% इंजीनियरिंग में है और हमारा जोर टेक्सटाइल पर है। अब जो हुकूमत की पॉलिसी मुझे नजर आ रही है, इंडस्ट्रियल जोन्स, IT सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, वो चीज़ें जो कि हम इंजीनियरिंग की जो हम बहुत ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं और उसके लिए जोन्स में अगर हम जाते हैं, तो इसीलिए आपने देखा रज़ाक दाऊद साहब ने ये कहा है कि 2023 में हमारी बरामदात हो सकती हैं $50 अरब। ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि हमें अपनी माशी पॉलिसियों को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा ताकि हम अपनी $50 अरब कुछ नहीं है मेरे मुल्क के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इन पॉलिसियों के तहत अब ये जो आपने बात की कोविड-19 की, तो मैं बता दूं कि 2011 की जो बरामदात थी वो 2017 में भी उससे कम थी, 18 में भी कम थी, 19 में भी कम थी। उस वक्त तो कोविड नहीं था। बेसिकली ये था कि हमारा एम्फेसिस शिफ्ट हो गया रेमिटेंसेस पर। मेरे मुल्क की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। हमने बिजली के नर्ख, गैस के नर्ख, पेट्रोल के नर्ख इसलिए बढ़ाए कि हमारे लोग टैक्स नहीं देते, तो वो नुकसान तो कहीं से पूरा करना है। फिर हमने अपने लेबर स्किल ट्रेनिंग नहीं दी है, वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। तो वो फैक्टर्स आइडेंटिफाइड हैं। अब अगर उस पर अमल करने का इशारा नज़र आ रहा है तो उसके साथ अगर पूरी पॉलिसियों को स्ट्रक्चर करते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियलिटी है। लेकिन फिर ताकतवर तबकों हैं कि जी हम टैक्स नहीं देंगे, हमें आप बरात दे दें, हमारे कर्जे माफ़ कर दें, हमें एमनेस्टी दे दें, ये नहीं चलेगा। अब हर आदमी को टैक्स देना है जो इस मुल्क में रहता है, कमाता है, टैक्स दे। हमारा मुस्तकबिल कोई रोक नहीं सकता। और ये अल्लाह ताला ने एक हालत पैदा किए जो कि तालिबान आए हैं, जो इस वक्त प्रो पाकिस्तान है। अशरफ गनी और करजई जो थे, उन्होंने आपने देखा कि ईरान के साथ ये हुआ था कि ईरान जो चाबहार है भारत को दे दी और भारत से काबुल तक एक सड़क बन गई थी कि पाकिस्तान को बाईपास करेंगे। अब एक बेहतरी आ रही है, तालिबान भी कार्ड्स अभी तक उन्होंने सही खेले हैं, लेकिन अमेरिका और भारत और इसराइल मिलकर वहाँ गड़बड़ कराने की कोशिशें करेंगे। तो हमें बहुत एहतियात से चलना है, पॉलिसी भी बदलनी है और अपने कार्ड जो अभी तक सही खेले हैं हमारे फॉरेन ऑफिस ने, वो अगर करते हैं तो बहुत बेहतरी होगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अशराफिया है, एलीट, उनके मुफाद में या दबाव पे जो पॉलिसियाँ बनाते हैं उसको अब बिल्कुल ठीक है, एलीट के मफाद के लिए पॉलिसियाँ नहीं बनानी होंगी। प्रिय आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब हम कुछ बात करेंगे किसी आर्टिस्ट की, कोई टैलेंट, क्योंकि हम आपको मिलवाते रहते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ज़्यादातर क्योंकि लोग जो पेंसिल से सिर्फ मतलब तहरीर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिखने के लिए करते हैं, या फिर कुछ लोग हैं वो पेंटिंग बनाते हैं और स्केचेस बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग इससे फनकारी के जौहर भी दिखा रहे हैं और वो सबको हैरान कर रहे हैं। इकरा से अगर मैं पूछूं, इकरा तुम पेंसिल से मतलब कि क्या करती थी जब स्कूल में? यकीनन छोटी क्लासेस के अंदर पेंसिल होती है। मैं तुम्हें अपना वैसे शेयर कर देता हूँ, फिर तुम बताना। हमारे तो हम क्योंकि लड़के होते थे स्कूल में, तो हम
एक तो इसलिए पेंसिल काम आती थी कि जब दूसरे के पास नहीं है उसको तोड़ा, दूसरे को आधी पेंसिल जो है ना हमने गिफ्ट कर दी, और उस दिन हम जो है ना ऐसा फील करते थे कि पता नहीं मैंने कितनी इंसानियत की खिदमत की है। लेकिन खैर ऐसा होता था। दूसरा, हमारी पेंसिल की जंग भी हुआ करती थी, और लड़के हैं ना वो आपस में एक दूसरे को पेंसिलें मारा भी करते थे। ये वैसे बाकी लिखने के अलावा हम तो ये काम करते थे। नहीं, वैसे मैं तो आराम से भाई पेंसिल से सिर्फ लिखती थी, या फिर ड्राइंग वगैरह हमें होता था कि ड्राइंग का पीरियड होता था, हम ड्राइंग्स करते थे, हम शरीफों की तरह काम करते थे पेंसिल से। वैसे भी वो थोड़ा सा ना इस तरह से जंग वाले मामलात नहीं थे। लेकिन कराची से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकार हम आपको बिलाल आसिफ से मिलवाएंगे, जिन्होंने भाई वो उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने पेंसिल से ना तो लिखा है ना तो स्केचेस बनाए। उन्होंने 45,000 पेंसिल्स जमा किए और दुनिया का सबसे बड़ा झूला बनाया, और उसे क्राफ्टेड स्विंग का नाम दिया गया है। ज़बरदस्त बात है। और ये पेंसिल के अलावा झूले में हम देखे शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। आलमी रिकॉर्ड कायम करने के लिए बनाए गए इस पेंसिल झूले की तैयारी में 2 साल 6 माह का तवील वक्त लगा है, तवील अरसा लगा है। और बिलाल का दावा है कि ये अपनी नौयत का दुनिया का एक वाहिद झूला है। अच्छा, और वो जो है बिलाल जो है वो कहते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए उन्होंने अप्लाई भी किया है, वो कर चुके हैं। और अब उन्होंने कहा कि 2013 में पेंसिल से उन्होंने सबसे ऊंचा टॉवर बनाकर अमरीकी आर्टिस्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ा हुआ है। क्या जबरदस्त है, कैसे ये आर्टिस्ट है, मतलब क्या बात है। मुझे पूरा यकीन है क्योंकि आर्टिस्ट है ना, तो इन्होंने ये जंग जुंग नहीं की होगी, पेंसिलें शायद उस तरह से तोड़ी भी नहीं होगी, जमा की तराश करते हैं उसकी। हाँ, इन्होंने जमा की हैं सारों की, जो जंग होती है उसके बाद रह जाती होंगी वो जमा। हम बिलाल से बात करेंगे। बिलाल हमारे साथ। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये पहले बताएंगे कैसे आपको ख्याल आया कि ये पेंसिल से झूला भी बनाया जा सकता है? ख्याल इस तरह आया कि मैंने सोचा कुछ नया चीज़ की जाए, तो मैंने एक आलमी रिकॉर्ड बनाया है और इसके अंदर तकरीबन 45,000 पेंसिल्स लगाई हैं। और ना सिर्फ ये रिकॉर्ड है बल्कि मैंने इस रिकॉर्ड को अपने APS के जो शोधा थे उनको नाम किया है और उनको खराज तहसीन पेश की है, और इस आर्ट के ज़रिए और सलूट पेश किया है। और इसमें कुछ लैंप्स आप देख रहे होंगे इसमें लगाए हैं, वो मैंने शमाएं जलाई हैं और उनको खराज तहसीन पेश किया है अपने APS के शोधाओं को। ज़बरदस्त। लेकिन बिलाल ये और दुनिया को ये बताया है इस आर्ट के ज़रिए। जी बताएं। जी, इस आर्ट के ज़रिए यही एक्चुअली पैगाम दिया है कि हर बच्चा सुपरमैन है, अगर वो कुछ करना चाहे अपने अंदर से सलाहियत निकाल सकता है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा पेंसिल से और क्या क्या चीज़ें बनाई? एक तो टावर की हमने आपकी सुना कि आपने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, अमेरिकी आर्टिस्ट का टावर बनाया, लेकिन इसके अलावा आपने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं? और ये आर्ट सीखा क्या, किसी से आपने ट्रेनिंग ली थी इस आर्ट की, या फिर खुद से आपने बैठे और सोचा कि मैंने जी ये बनाना है और आपने बनाना शुरू कर दिया? जी, ये मैंने ट्रेनिंग किसी से नहीं ली। मैंने पेंसिल से पहले ज्वेलरी मुतारिफ कराई थी, उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये इतना सारा आर्ट है, तो मैंने ये 2018 में स्टार्ट किया था ये झूला बनाना। और जब मैं करता गया और इसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवरेज की जब ये इनकम्प्लीट था, लेकिन अब मुकम्मल हुआ। मुझे नहीं पता था कैसे कम्प्लीट होगा, लेकिन मेरे अंदर जो आर्ट था मैंने खुद ढूंढा, खुद तराशा अपने अंदर से अपना टैलेंट, और मैंने इसको इतना बड़ा बनाया। और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक पाकिस्तानी और मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा एक कारनामा किया है। क्या बात है। अच्छा बिलाल, हमें ये भी बताएं कि ये सिर्फ एक नुमाइशी है कि देखा जा सकता है इसको, या ये झूला भी जा सकता है? इसको बिल्कुल झूला भी जा सकता है, क्योंकि मैंने इसके अंदर स्टेनलेस चैन का इस्तेमाल किया हुआ है और शीशम की लकड़ी की पेंसिलें बनाई हैं, जो कि पेंसिलें पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। और इसकी जो बैठने की जगह है उसको भी मैंने पेंसिलों से इतनी ज़्यादा पेंसिलें लगाई हैं कि इसके ऊपर आप इजीली स्मूथली झूल भी सकते हैं। और ये एक क्राफ्टेड स्विंग है, इसके अंदर मैंने लेड कार्विंग भी की है और डिफरेंट एक आर्ट किया है, और एक पैगाम पूरी कौम का मैंने इस आर्ट के ज़रिए भेजा है। ज़बरदस्त। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा ये जो मतलब आप आर्ट तो कर रहे हैं, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम भी किया है, झूला आपने कहा कि इसमें बैठ भी सकते हैं, तो इस आर्ट के ज़रिए क्या कोई आपको फ्यूचर ऐसे प्लान है कि आपने इसको आमदन का ज़रिया भी बनाना है, इस किस्म का भी कोई प्लान किए हुए आपने? मैं एक्चुअली क्लॉक इंजीनियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अलावा मैंने बीच में एक्चुअली ऐसा हुआ था कि प्रॉब्लम्स आई थी जब ये मैं वर्क कर रहा था, तो मैंने इससे मैंने कुछ लेड कार्विंग भी की है, तो वो कार्विंग करके फ्रेम करके मैंने सेल भी किए है और बच्चों को आर्ट भी सिखाया है। बहुत सारे गाँव वगैरह में गए, क्योंकि मेरे अंदर जो आर्ट था मैंने एक बेनिफिट के लिए नहीं किया। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मुझे देख के बच्चे एक्सपायर हों और उनके अंदर ये टैलेंट आए और वो कुछ ना कुछ करें।
फारिग ना बैठे, अपने अंदर से ढूंढें अपना आर्ट। एक्चुअली मेरा ये बनाने का मकसद यही था कि एक पैगाम देना था दुनिया को कि हर बच्चा सुपरमैन है। एक्चुअली वो कुछ कर नहीं पा रहा, इस डर और खौफ ने ना उसको ख़त्म कर दिया, उसके अंदर से टैलेंट को ख़त्म किया हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो कुछ करे और आगे बढ़े और अच्छा अपने मुल्क ठीक का है, नाम बिल्कुल रोशन आपकी करे। बड़ी अच्छी सोच है बिलाल, लेकिन 2018 में आपने बताया कि आपने आगाज़ किया, 2021 आ चुका है। जब 2018 में आगाज़ किया उस वक्त आपको कैसे कमेंट्स मिलते थे, क्या कहा जाता था, वो भी हमारे साथ ज़रा शेयर करें। कोई फ़नी कमेंट्स भी यकीनन होते होंगे, सब तो नहीं अप्रिशिएट करते। जी कमेंट्स यही मिलते थे कि क्या झूला बना रहे हो, इससे क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन कमेंट्स बहुत थे, लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे सपोर्ट किया और पूरे मुल्क पाकिस्तान की दुआएं थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने इस झूला नहीं बनाना था, झूले के साथ मेरा था कि मैं APS की जो शोहदा थे, जो शहीद हुए थे बच्चे हमारे, उनका पैगाम बनाना चाहता था, उनको सराज़े तहसीन पेश करना चाहता था। तो मेरा ये झूला, इसमें आपने देखा होगा रेड कलर की पेंसिल्स यूज़ हुई हैं, लैंप्स बनाए हैं, शमाएं जलाई हैं, इसमें प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मुझे उम्मीद थी जब ये बनेगा तो इंशाअल्लाह ताला सब प्राउड फील करेंगे। तो प्रॉब्लम बहुत आती है, लेकिन आपने डिसपॉइंट नहीं होना, आपने अपने मुल्क के लिए करना है और अंदर से अपने लिए करना है, टाइम निकालना है रोज़ अपने लिए। तो आप कर सकते हैं, सब बच्चा कर सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं बच्चे। बिल्कुल, लेकिन जो अज़्म और जज्बा आप में है, आपने करके दिखाया और आपने जिस तरह से अप्लाई भी किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, तो क्या रिस्पॉन्स वहाँ से आपको अभी तक आया है? जी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने दर्ज करा दिया है ये रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका रिस्पांस यही आया था, जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो उन्होंने कहा था रिकॉर्ड जो है वो ब्रेकेबल हो, कि कोई और दुनिया में बना सकता हो। तो मैंने ये रिकॉर्ड बनाया है, 45,000 पेंसिल लगाई हैं और इसकी जो साइज़ है ऊपर से नीचे तक जो है वो 85 इंच है, और अगर आगे से चौड़ाई नापी जाए तो 77 इंच है, साइड से देखा जाए तो 48 इंच है। तो इसके साइज़ के मुताबिक भी इसको रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं और पेंसिल के मुताबिक। तो इसमें जो है 2 साल 6 महीने लगे इसको मुझे बनाने में। चलें जी, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल, आप सुबसरम का हिस्सा बने और हम आगे बढ़ेंगे और टेस्ट की बात करेंगे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरा टेस्ट आज आखिरी रोज़ होगा और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को जीत के लिए 329 रन का हदफ दे दिया। अच्छा, पाकिस्तान टेस्ट मैच के चौथे रोज़ अपनी दूसरी इनिंग्स 174 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करते हुए वेस्ट इंडीज़ को जीत के लिए 329 रन का हदफ दिया, जबकि वेस्ट इंडीज़ ने खेल के इख्तिताम तक एक विकेट पर 49 रन बनाए हुए। अच्छा जी, और ये तो एक खबर है ही है और उम्मीद है, लग रहा है कि शायद पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा और उम्मीद हम कर भी यही रहे हैं। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े पैमाने पर तब्दीली का अब एक वाज़े इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक कप्तान रमीज़ राजा को नया चेयरमैन PCB बनाने का इंदिया दे दिया है और ये खबरें आ रही हैं कुछ तो ये है कि शायद अब वही होंगे, क्योंकि एहसान मानी साहब जो है वो रिटायर हो रहे हैं, उनकी मुद्दत खत्म हो रही है, रिटायर उनको एक्सटेंशन नहीं दिया, तो उन्होंने कहा है कि अब जो क्योंकि नया चूज़ करना है, तो फिर उन्होंने ये जो ऑप्शंस अब सामने आ रही हैं वो रमीज़ राजा साहब की हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात भी हुई है उनसे। और ये भी समझा जाता है आम तौर पर कि रमीज़ राजा साहब क्योंकि कमेंट्री कर रहे होते हैं, कमेंटेटर हैं, पूरी दुनिया फिर रहे होते हैं, साथ टीमों को मुख्तलिफ को भी देख रहे होते हैं, साबिक प्लेयर भी हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं, क्रिकेट को भी समझते हैं, क्रिकेट पर जो इस वक्त मॉडर्न क्रिकेट है उस पर भी गहरी नज़र रखते हैं, तो शायद एक बड़ा बेहतरीन फ़ैसला भी ये हो सकता है। लेकिन कोई भी शख्स होता है जब कितना क्रिकेट से जुड़ा होता है तो उसकी पसंद नापसंद भी यकीनी तौर पर होती है, तो वो कोच के हवाले से, सिलेक्टर के हवाले से भी सामने आ सकती हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। पहले टेस्ट मैच का जिक्र कर लेते हैं, फिर इस तब्दीली के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैच आपको नतीजा खेज होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है अगर बारिश नहीं होती है तो? जी हमजा और इकरा, आपको भी गुड मॉर्निंग। देखें, नतीजा नजर आ रहा है और 280 रन आखिरी दिन बनाना किसी भी टीम के लिए किसी भी पिच पर आसान नहीं है जी। लेकिन अब बैट्समैनों ने अपना काम कर दिया। पाकिस्तान के बॉलरों ने पहली इनिंग्स में जिस तरह की बॉलिंग की, हमने शाहीन शाह आफरीदी को कल कैरियर बेस्ट बॉलिंग करते हुए देखा, तो मेरा ख्याल में वो अगर बॉलिंग रिपीट हो जाए तो पाकिस्तान मैच भी जीत जाएगा और सीरीज भी बराबर कर जाएगा। और आपको बताता जाऊं कि सन 2000 में 21 साल पहले पाकिस्तान लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारा था इन वेस्ट इंडीज। तो अब 21 साल बाद ये सीरीज वेस्ट इंडीज जीतना चाहता है, पाकिस्तान
सीरीज को ड्रॉ करना चाहता। आज इंटरेस्टिंग सेशन है, मेरे ख्याल में दिलचस्प खेल होगा। पहला मैच भी पाकिस्तान बुरा नहीं खेला, लेकिन फिनिश बहुत बुरी की। पाकिस्तान ने बहुत अच्छे कैचेस लिए, फिर कैचेस की वजह से वो मैच हार गया। तो उम्मीद है कि आज पाकिस्तान टीम बेहतर शो करेगी और पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच जीतेगी और सीरीज को बराबर करने में कामयाब होगी। अच्छा भट्टी साहब, अगर देखें तो अभी तक जो इस सीरीज में हम देखें तो दोनों तरफ से स्पिनर्स को नहीं खिलाया गया। आप क्या समझते हैं 5वें दिन का जो मैच है उसमें अगर बात की जाए नुमान अली की, तो क्या वो फायदेमंद होंगे? जी, पाकिस्तान के पास बिल्कुल नुमान अली मौजूद हैं और अगर नॉन रेगुलर स्पिनर की बात करें तो हमारे पास अजहर अली भी बॉलिंग कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो अजहर अली ने अपना क्रिकेट कैरियर एज ए लेग स्पिनर शुरू किया था। तो पाकिस्तान के पास तो रेगुलर स्पिनर है। नुमान अली ने गालिबन 1 ओवर करवाया था पहली इनिंग्स में। आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो 4 फास्ट बॉलर हैं, शाहीन, हसन, फहीम अशरफ और मोहम्मद अब्बास के बाद जो असल रोल होगा वो नुमान अली का होगा। मुझे लगता है कि नुमान अली आज 5वें दिन की पिच में काफी वेयर एंड टेयर होगा। बहुत तेज धूप यहाँ पर पड़ी है तो पिच में टूट फूट हुई होगी। तो स्पिनर्स के लिए आज अच्छा चांस है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान रैप अप कर देगा टी तक वेस्ट इंडीज। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह करे ऐसे ही हो। भट्टी साहब, एक और चीज़ जो हमने सेकंड इनिंग्स की बैटिंग में पाकिस्तान की देखी कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जिस वक्त आए तो पता लगा कि उनको कह के भेजा गया कि आप लोगों ने बस शॉट्स मारने हैं, ज़्यादा रन्स करने हैं, कम वक्त में करने हैं। इमरान भट्ट ने जिस तरीके से खेल पेश किया और आबिद ने जिस तरह से चंद स्ट्रोक्स खेले, लग ये रहा था कि शायद पहले वो बहुत प्रेशर में थे, अब उनको कॉन्फिडेंस दे के भेजा गया, खेल ही बिल्कुल तब्दील हो गया उनका। देखिए, दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुसलसल नाकामियों के बाद इमरान भट्ट की तो नाकामियों का सिलसिला काफी तवील है, तो जाहिर है उनकी भी आखिरी इनिंग्स थी। फिर पाकिस्तान को टेस्ट मैच जीतना था। टीम मैनेजमेंट ने जो उनको टास्क दिया था, मेरे ख्याल में सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त बैटिंग की कि पाकिस्तान को अब वेस्ट इंडीज को आउट करने के लिए काफी टाइम है। वो जो 1.5 दिन का खेल बारिश की वजह से जाया हुआ था वो ऑलमोस्ट अब कवर हो गया। आज 98 ओवर्स का खेल बाकी है। 98 ओवर्स में वेस्ट इंडीज को गालिबन 281 रन बनाने हैं और हमें 9 विकेटें लेनी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बैट्समैनों ने पहली इनिंग्स में भी अच्छा शो किया। फवाद आलम बहुत जबरदस्त खेले और क्या जबरदस्त टैलेंट था जो 10.5 साल जिसको हमने इग्नोर किया। अब पाकिस्तान के बॉलरों के हाथ में सारा शो है। अच्छा भट्टी साहब, अगर हम बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तनाजुर में, तो आज का जो मैच है वो पाकिस्तान के लिए जीतना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए इकरा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर मैच के पॉइंट्स होते हैं और अगर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग देखें तो पाकिस्तान 5वें नंबर की टीम है, वेस्ट इंडीज 7वें नंबर की टीम है। खुदा न खास्ता अगर हम ये सीरीज हार गए तो लोएस्ट रैंकिंग टीम से हारेंगे तो हमारे अच्छे खासे पॉइंट लूज हमें करना पड़ेंगे। लिहाजा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर हमें कोई मकाम हासिल करना है टॉप 3-4 में, मुझे तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले। तो पाकिस्तान को ये सीरीज बराबर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, टॉक ऑफ द टाउन रमीज़ राजा साहब, कुछ पहले इस पे बता दें, कुछ इस पे अपना तज्जिया भी पेश कर दें, अपने जो आपके पास खबर है वो भी थोड़ी सी हमारे साथ शेयर कर लें, फिर इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, इस पे भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। फर्क से जो आप डिस्कस कर रहे थे, मेरी इतला ये है, ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा तज्जिया नहीं है। खबर ये है कि कल जब प्राइम मिनिस्टर से एहसान मानी साहब ने मुलाकात की है तो प्राइम मिनिस्टर ने उन पर कॉन्फिडेंस जाहिर किया है और उन्हें एक और टर्म देने का फैसला कर लिया गया है। तो रमीज राजा का जो 3 दिन से नाम गर्दिश में था, अभी तक उनका नाम है। हो सकता है किसी और रोल में हमें नजर आए, लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि चेयरमैन की हैसियत से एहसान मानी साहब जो हैं वो अगले चंद दिनों में टेक ओवर कर लेंगे जब पीसीबी के इलेक्शन होंगे। लेकिन मसला ये है कि मानी साहब 3 साल के लिए पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। उनकी फैमिली और वो खुद लंदन में रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको फारिग कर दिया जाए, उनको वापस जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन पीसीबी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी मंसूबे ज़ेरे इल्तवा हैं। पीसीबी के मीडिया राइट्स बिकने हैं, पाकिस्तान टीम की टाइटल स्पॉन्सरशिप बिकनी है, पीएसएल के मीडिया राइट्स बिकने हैं। इसके अलावा हमारे ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन है, आईसीसी के कुछ मामलात हैं और सबसे बढ़कर पाकिस्तान ने आईसीसी के टूर्नामेंट्स के लिए बिड की हुई है। पाकिस्तान चाहता है कि एटलीस्ट 2 आईसीसी के
टूर्नामेंट जो है उसकी मेजबानी पाकिस्तान करे। तो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि मानी साहब जाने से पहले इन प्रोजेक्ट्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें, ताकि फिर जो नया आए वो इन प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चले। तो मेरी इत्तलात बिल्कुल आप जो शुरू में बात कर रहे थे उसके बरक्स है। मेरी इत्तलात ये है कि मानी साहब जो हैं मुमकिना तौर पर दूसरी बार भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे, इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। हालांकि टर्म 3 साल की होती है, लेकिन एक साल बाद हो सकता है आगे जाके मानी साहब का माइंड चेंज हो जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन शायद यही सुनने में आ रहा है कि 1 साल बाद वो किसी वजह से कोई भी बहाना करके वापस इंग्लैंड चले जाएंगे। हो सकता है रमीज राजा उनके साथ पीसीबी में रहे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आ जाए, 1 साल बाद फिर फुल फ्लैज रमीज राजा टेक ओवर कर ले। अच्छा, चले, यानी कि देखते हैं इस पे तो फैसला जब आएगा तो वो कंफर्म भी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रोल मिलता है रमीज़ राजा साहब को, कुछ उनके नंबर के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही थी, काफ़ी बातें जो है ना वो गर्दिश कर रही थी, तो आप देखते हैं कि T20 वर्ल्ड कप की जो टीम है उसमें यानी कि रमीज़ राजा साहब का कोई किरदार नहीं होगा अनाउंस करवाने के लिए? देखें, मुझे लग नहीं रहा, जो मैंने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो कल खबरें आई हैं उसका जो नतीजा निकाला है उसके मुताबिक तो किरदार नहीं है। लेकिन मैं जो उन्हें, मेरी तो खैर उनसे बहुत अच्छी सलाम दुआ भी है। मैं उनसे जब गुफ्तगू करता हूँ, उनको टेलीविजन पे सुनता हूँ या यूट्यूब चैनल पे वो जिस तरह के बेबाक तबसरे करते हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में इस किस्म के लोगों की जरूरत है जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए थोड़े सख्त फैसले करें। तो अगर रमीज राजा को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं बनाया जाता तो कोई डायरेक्टर क्रिकेट की आसामी क्रिएट कर लें, इंग्लैंड वगैरह में है, जो सिर्फ क्रिकेटिंग मामलात जो हैं उसमें डिसीजन मेकर डायरेक्टर क्रिकेट होता है, या सीईओ का रोल भी उन्हें दिया जा सकता है। माजी में भी वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीसीबी रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में रमीज राजा जैसे डायनेमिक पर्सनैलिटीज जो हैं उनकी जरूरत है। आप हमारे पड़ोसी मुल्क में देख रहे हैं ना, सौरव गांगुली इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं। तो हमारे मुल्क में भी रमीज राजा आईसीसी की कमेटियों में रहे हैं, एमसीसी की कमेटी में वो रह चुके हैं। वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कहा जाता है। वो अक्सर अपने यूट्यूब चैनल पर जो पाकिस्तान क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है खुलकर इजहार ख्याल करते हैं। मिसबाह उल हक की प्लानिंग पर हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर वो आ जाएं और ये तब्दीलियां ले आए, जो तब्दीलियां वो कहते रहे अपने यूट्यूब चैनल पर, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन बाज प्लेयर्स के बारे में भी वो बहुत हार्ड लाइन रखते हैं, जिसमें मोहम्मद हफीज हैं, शोएब मलिक हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी अगर वो क्रिकेट बोर्ड में आते हैं। चलें, ठीक है माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान बात कर रहे थे, और ऐसी तब्दीली होनी बहुत ज़रूरी है कि क्रिकेट के फैसले करने के लिए कोई क्रिकेटर्स तो कम अज़ कम मौजूद हों और कुछ बेहतर फैसले हो रहे हों। लेकिन फिर हम जब दूसरी तरफ देखते हैं कि चलें चंद मैचेस ही सही, लेकिन हमारे चीफ सेलेक्टर जो हैं वो भी क्रिकेटर ही हैं और कोच भी जो होते हैं वो क्रिकेटर्स ही होते हैं, फिर ऐसे फैसले क्यों हो रहे होते हैं। देखेंगे कि क्या होता है। भट्टी साहब जिस तरह से कह रहे थे कि शायद रमीज राजा को कोई और रोल मिलेगा, तो खबर जो है एक और हमें दे दी है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है, कि एक्सटेंशन मिलती है कि या फिर चेंजिंग्स होती हैं कुछ। चलें, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।